चलो देखो क्या क्या देख रहे थे हम लोग, टाइप्स ऑफ फोर्स देख रहे थे ना। सबसे पहले क्या देखे थे, वेट के बारे में देखे थे। वेट के बारे में क्या क्या देखे थे बेटा, मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, mg होता है, अपने लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक, यही देखे थे। किस नेचर का होता है, ग्रेविटेशनल नेचर का होता है ना। फिर उसके बाद अपन क्या देखे थे, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट हो सकता है, एक पैरेलल टू द सरफेस और दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। ये कॉन्टैक्ट फोर्स भी किस नेचर का था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का। क्यों लग रहा था, चार्जेज के कारण, है ना। इसमें अभी अपने को क्या पढ़ना था, नॉर्मल के बारे में। तो नॉर्मल के बारे में देख रहे थे कि इसका डायरेक्शन कैसा होता है। सबसे पहले सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हाँ ठीक। और किस नेचर का होता है, पुशिंग नेचर। पुशिंग नेचर धक्का देता है ना, पुशिंग बिहेवियर का होता है। और नेचर तो वही रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, है ना। अच्छा, नॉर्मल के डायरेक्शन पे बहुत सारा चर्चा किए थे कि अगर पूरा का पूरा सरफेस कांटेक्ट में है तो दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर लगा दो। पर किसी एक बॉडी का कोई एक पॉइंट कांटेक्ट में है तो चेक करेंगे किस बॉडी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के दोनों साइड सरफेस है, जिसके दोनों साइड सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर बनाते हैं। पर ऐसा कोई कांटेक्ट दिख गया कि इस बॉडी का और इस बॉडी दोनों का पॉइंट कांटेक्ट में है, तब तो पता नहीं चलता है, दोनों साइड सरफेस दोनों बॉडी में नहीं होता है। तब अपन क्या कर रहे होते हैं, कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लेते हैं, nx ny, है ना। उसके बाद अपन आगे सॉल्व करेंगे तो अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि डायरेक्शन कैसे लगाते हैं, हर जगह इंपॉर्टेंट है। चल, अब चूंकि नॉर्मल समझ गए हैं, वेट समझ गए हैं, तो कुछ फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, तो किसी भी बॉडी का आपको डायग्राम कुछ ऐसा बनाना चाहिए। ऑन है ना, चल रहा है ना टाइमर, पता चला हम 2 घंटा पढ़ा लिए, उसको कुछ रिकॉर्डिंग में पीटेंगे पकड़ के हम। हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, बस देख। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब होता है, एक बॉडी का डायग्राम बनाइए जिसमें सारे फोर्सेज को दिखाइए इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। एक बॉडी लिए बेटा, उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना कितना लग रहा है, किधर किधर लग रहा है, सब डायग्राम में दिखा देना है। उसको क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो आज उसी के बारे में सीखेंगे। अच्छा, उससे पहले एक और बात, जैसे मान ले कि मैं ना इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे धक्का दे रहा हूँ, ठीक। अगर मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं कौन सा बॉडी हुआ, एक्सर्टिंग बॉडी। मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ। सो आई एम एक्सर्टिंग बॉडी। और जो दीवार है वो एक्सपीरियंसिंग बॉडी है। एक्सपीरियंसिंग बॉडी मतलब जो एक्सपीरियंस करे फोर्स को। आ रही बात समझ में। अपन फ्री बॉडी डायग्राम किस बॉडी का बनाते हैं, एक्सपीरियंसिंग की एक्सर्टिंग, एक्सपीरियंसिंग बॉडी का। मतलब तुम किसी बॉडी पे फोर्स दिखा रहे हो तो उस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये दिखाना है। वो बॉडी दूसरों पे कितना लगा रहा है वो नहीं दिखाना। बात समझ में आ रहा है। उस बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा तेरे को वो दिखाना है। वो किस पे लगा रहे है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जरा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में समझते हैं। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब समझ रहे हो ना, फोर्स बॉडी डायग्राम। बेसिकली फोर्स दिखाया जाता है, ठीक। अब देख, याद रहेगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। उसी पे बात करेंगे, एकदम सिंपल एग्जांपल लेकर। देख, जैसे मान ले बेटा कि कोई एक बॉडी है m यहाँ पे, एग्जांपल 1 में। अब बताना है इस पे फ्री बॉडी डायग्राम, m मास पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देख, सबसे पहले जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना तो बॉडी को पहले सिस्टम से अलग करो, सिस्टम से अलग करो। तो पहले अलग बना ले, थोड़ा बना लिए। इस सरफेस को थोड़ा नीचे बना देते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम दोनों पे बनाएंगे। हाँ चल, इसका मास कितना है बेटा, m, है ना। तो नीचे क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, यस। क्या ये वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का देगा, जिसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या ऐसे देख, परपेंडिकुलर टू द सरफेस n लगेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताना बेटा, ये नॉर्मल इस बॉडी पे किसने लगाया, नीचे वाले सरफेस ने लगाया। तो क्या ऊपर वाला बॉडी भी नीचे वाले सरफेस पे लगाएगा फोर्स। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बॉडी इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, उसको भी अपन कैसे दिखाएंगे, कोई तकलीफ। दिस इज ऑल अबाउट, यही है फ्री बॉडी डायग्राम। अभी लिखना नहीं है, अभी बहुत तरह का बनाएंगे, फिर देखना एक ही बार। अब मान लेते 2 बॉडी लेकर बात कर रहे हैं अपन।
यूँ यूँ। मान लेते बेटा ये M1 मास है, ये M2 मास है। अब तीनों पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, M1 मास पे, M2 का और सरफेस का, है ना। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, अपन अलग अलग कर लेते हैं सिस्टम से। इसको नीचे कर दिए, थोड़ा इसको और नीचे बना दिए, इसको और नीचे बना दिया। अब बता, सबसे पहला ऊपर वाला मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, mg दिखाओगे नीचे की तरफ, है ना। चल, अब इस बॉडी पे नीचे वाला सरफेस ऊपर धक्का दे रहा होगा ना, तो क्या मैं मान सकता हूँ बेटा ऊपर की तरफ N1, है ना। अब बता, N1 किसने लगाया, M2 ने लगाया ना ऊपर की तरफ M1 पे, तो क्या M1 भी M2 पे नीचे की तरफ N1 लगाएगा कि नहीं? ठीक, चल अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम पूरा बना ले। इसका नीचे क्या लगा दूँ, M2G होगा, और ये N1 ऊपर वाला लगाया था बेटा, और ये नीचे वाला सरफेस भी तो M2 पे ऊपर धक्का देगा, तो ऊपर की तरफ दिखा, यहीं पे दिखा देते हैं M2। ये N1 N2 क्यों लिए, क्योंकि अलग अलग वैल्यू हो सकता है ना। अब ये N2 नीचे वाला सरफेस इस बॉडी पे ऊपर लगा रहा होगा, तो ये बॉडी नीचे वाला सरफेस पे नीचे लगाएगा। कितना मैग्नीट्यूड, N2। अगर ये सरफेस इस पे N2 ऊपर लगाया तो ये बॉडी सरफेस पे नीचे लगाएगा विद द सेम मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रहा है? सो सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल आगे देख। इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, M मास सही है, कितना बेटा, M मास। इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले क्या दिखाओगे, mg। ठीक, mg हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg ऐसे लगा दिए। चल अब बोल बेटा, क्या ये वाला सरफेस इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऐसे लगाएगा? देख, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना, इसके परपेंडिकुलर ही लगेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। इसको और अच्छे तरीके से कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। कंपोनेंट तोड़कर दिखाना चाह रहे हैं बेसिकली। देख, सबसे पहले नॉर्मल बना। नॉर्मल तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा होगा बेटा। चलो अब सुन, mg क्या सेंटर से ऐसे लग रहा होगा नीचे की तरफ। बेटा ये थीटा है, ये 90 डिग्री होगा क्या, देख तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है ना, तो क्या ये 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, क्या ये सबको दिखाई दे रहा है, थीटा। तो क्या हम कंपोनेंट तोड़ सकते हैं बेटा इस mg का, इस डायरेक्शन में कितना, mg cos थीटा, मैग्नीट्यूड cos एंगल, और इस डायरेक्शन में बेटा mg cos 90 माइनस थीटा, मतलब mg sin थीटा। याद कर, पहले भी बता चुके हैं प्रोजेक्शन के केस में, कभी भी बॉडी का पे फोर्स अगर दिखा रहे हो ना, अगर कोई सर्टेन एंगल पे दिखाई दे जाए, तो आपको दो कंपोनेंट पे तोड़ के दिखा देना चाहिए। जब भी इंक्लाइंड प्लेन पे दिखाओगे ना, तो कौन कौन सा कंपोनेंट किधर किधर तोड़ोगे, एक पैरेलल टू द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसा क्यों, क्योंकि सोच, अगर ये बॉडी मोशन करेगा, यस हाँ हाँ है, आ जाना, हाँ ठीक, ओके। देख, मैंने क्या बोला कि अगर ये बॉडी मोशन करेगा तो क्या सरफेस के पैरेलल ही करेगा ना, इधर तो नहीं घुस जाएगा, नीचे तोड़ के तो नहीं आ जाएगा, हवा में तो नहीं उड़ जाएगा। इस डायरेक्शन में इसका कोई टेंडेंसी नहीं है मोशन करने का, है क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस कोई टेंडेंसी नहीं है मोशन करने का। किधर है टेंडेंसी, पैरेलल टू द सरफेस, तो मोशन करेगा तो पैरेलल टू द सरफेस करेगा। तो अपन एक कंपोनेंट उधर तोड़ते हैं जिधर बॉडी के मोशन का टेंडेंसी है, और एक कंपोनेंट उधर तोड़ते हैं जिधर उसका परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आ रहा है? कौन कौन से डायरेक्शन में तोड़ते हैं, ऐसे पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं याद रखना है, जिधर मोशन होने का टेंडेंसी है एक उस डायरेक्शन में और एक उसके परपेंडिकुलर। बस बात समझ में आ रही है? इसे सवाल बनाना आसान हो जाता है। ठीक, तो ऐसे mg cos थीटा, mg sin थीटा नॉर्मल। तो अब जब भी हम इंक्लाइंड प्लेन पे mg दिखाएंगे ना, तो हम इसको ना दिखा करके बस इन दोनों को दिखाएंगे, क्योंकि इसी का तो दोनों कंपोनेंट है और अपने को मतलब ही इन्हीं दोनों से होता है। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इंक्लाइंड प्लेन में, ये वाला ना दिखाकर इन दोनों को दिखाएंगे और नॉर्मल को दिखाएंगे।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? उतार तीनों लिख लो। थोड़ा डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो फ्री बॉडी डायग्राम का, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ब्रैकेट में लिखो, इसको बोलते हैं बेटा एफ बी डी, एफ बी डी, एफ बी डी लिखो। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स डायग्राम, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स डायग्राम of experiencing body, it is defined as the force diagram of experiencing body, it is defined as the force diagram of experiencing body, of experiencing body when it is separated from the system, 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 when it is separated from the system। separated from the system कहने का क्या मतलब है कि अगर अलग कर देंगे तब क्या क्या फोर्स लगेगा? नहीं, फोर्स क्या लग रहा है हमको पता है, पर हम डायग्राम जब बनाएंगे ना तो केवल अगर इसका बनाना है तो केवल इसको बनाकर दिखाएंगे, इसका बनाना है तो केवल इसका दिखाएंगे, थोड़ा से सिस्टम से अलग करके फिर उस पर फोर्स का डायग्राम दिखाने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक, हाँ, फ्री करना सिस्टम से फ्री कर दे, फिर उस पर फोर्स दिखा। बात समझ में आ रहा है? कौन कौन सा लग रहा है, किधर किधर लग रहा है, सब कुछ। और ये भी ध्यान में रखना है किसका लगाना, किसका बनाना होता है? एक्सपीरियंसिंग बॉडी का, एग्जटिंग बॉडी का नहीं बनाना है। बात समझ में आया? बना ले तीनों। चलो उसका बनाओ, खुद से ट्राई करो। वहाँ है, यस, हाँ, नहीं उसमें नहीं दिखेगा ना, दो बॉडी है, दोनों एक दूसरे पे लगा रहा है, तो फिर वहाँ कैसे दिखा दोगे एक ही बार में? मतलब इंक्लाइन प्लेन बनाओ, एक इधर बनाओ, थोड़ा दूर करके बनाओ, फिर दोनों पे दिखाओ।
चलो उधर ट्राई करिए सब। M1 पे, M2 पे और इंक्लाइन प्लेन पे, तीनों पे बनाना है। बन गया, देख रहा। ठीक है, मैंने बोला ना कि जब भी इंक्लाइन प्लेन पे दिखाओगे तो परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट दिखाओगे। mg को तोड़ करके दिखाना है। जब भी बनाओगे बेटा अलग करके, तुम गलत बना दिए हो क्योंकि तुम अलग नहीं की हो। नहीं, अलग से मतलब नहीं है, पर तुम एक फोर्स छूट गया है तुमसे। बॉडी को अलग करके देखते दोनों फोर्स दिखाई देता। आ जाओ देखो, ठीक है, जिसका हो गया चेक कर लो, यहाँ पे सही बनाया हो गलत बनाया। देखो इधर आओ, देख M1 और M2 को थोड़ा थोड़ा अलग कर दिए। अब बता इधर आ, ये M1 मास है ना, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता था याद कर, mg cos थीटा। तो क्या लिख देंगे, M1g cos थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या लिख दे, M1g sin थीटा। ये जो सरफेस है ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा N1, ठीक। अब सुन, ये दोनों बॉडी के बीच में भी तो कांटेक्ट है, ये दोनों भी तो एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होंगे। ये वाला बॉडी इस बॉडी को इधर धक्का दे रहा होगा ना, तो कैसे दिखाएंगे बेटा, इसे दिखा देंगे R से, मान ले R या N, कुछ भी दिखा सकते हैं। N मान चुके इसलिए R से दिखा दे रहे हैं। अब अगर ये बॉडी इसको R से धक्का इधर दे रहा है, तो ये बॉडी उसको उधर धक्का देगा R से, तो पहले तो यही दिखा दे, कोई दिक्कत। अब इसका पूरा बना दे बेटा, इसका बोल इधर क्या लिखे, M2g cos थीटा। इसका पैरेलल दिखा दूं, M2g sin थीटा। और जो सरफेस ऊपर की तरफ लगा रहा होगा इसको मान ले कुछ नाम, N2 मान ले, क्योंकि N1 N2। अब हुआ पूरा डायग्राम, बात समझ में आया। और अगर तुम इंक्लाइंड प्लेन का दिखाना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे दिखाना चाहिए, ये N1 कौन लगाया था, इंक्लाइंड प्लेन उस पर लगाया था, तो ये बॉडी भी इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ N1 लगाएगा, यूँ ये इधर N2 लगाएगा परपेंडिकुलर। तो ऐसे आपको सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, है ना। मैं बोल रहा हूँ जब भी इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिखाओ, उसी से मतलब होता है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। किसका बना था एकदम एग्जैक्ट, ठीक। तुम लोग क्या कर रहे थे, R छूट गया था, अलग अलग करोगे तभी ना R दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है, तो अलग अलग करके बनाना है। हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक, उतार लो। और जो उतार लिया इसको बनाओ। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा दूर दूर बनाओगे तो अच्छा रहेगा। देखो लॉज ऑफ मोशन का सारा सवाल फ्री बॉडी डायग्राम पे डिपेंड करता है, तो ये डायग्राम जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर बनाओ। यस, ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में है आपस में, तो एक दूसरे पे नॉर्मल लगा रहा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखो ये सरफेस कांटेक्ट में है ना, तो क्या ये इसको इधर धक्का नहीं दे रहा होगा नॉर्मल, उसको R मान लिए हैं। उसको क्या मान लिए, R, कुछ भी मान सकते हैं, नाम देने में क्या है, N से दो, R से दो। यस, किसका मास, हाँ M1 है, M2 है, और ये नीचे का सरफेस है। सरफेस का कोई मास थोड़ी देंगे, तो पूरा जमीन है। सरफेस का मास mg नहीं दिखाने की जरूरत है, सरफेस पे केवल नॉर्मल दिखाना। चलो ट्राई करिए और डायग्राम खूबसूरत बनाइए। जितना सुंदर लगेगा डायग्राम उतना बढ़िया सवाल बनेगा। सुंदर मतलब सजाना नहीं है ग्लिटर पेन से, मतलब साफ साफ दिखे पता चला कि मस्कारा ले आकर के सजा रहे से। मस्कारा जानते हो तुम लोग लड़कों? अच्छा है तुम नहीं जानते हो, कौन है
जानता होगा ना? मस्कारा लड़की लोग जो यहाँ मेकअप करती है उसका बात कर रहा है। हाँ मैं जानता हूँ। बन गया ये सबका? जल्दी जल्दी बनाओ, पेन चेंज करने के में टाइम लगाती है। फोर्स तो दिए एक ही में जो है दोनों में देंगे। नहीं पता मुझे, तुम बनाओ, मुझे नहीं पता। एक में दिए। देखते हैं सही है या गलत है। बन गया सबका इधर? चेक करते हैं, आइए बताना किसका सही है किसका गलत। बोल बेटा इसका M1G कैमरा हिला नहीं है ना? M2G ये सरफेस इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा। N1 से मान ले, N2 से मान ले बेटा। क्या ये दोनों आपस में नॉर्मल लगा रहे होंगे? बता इस बॉडी पे ये किधर लगा रहा होगा? इधर धक्का दे रहा होगा ना। और ये इस पे आर इधर, और ये फोर्स इस पे लग रहा है। ये फोर्स इस पे लग रहा है केवल, तो केवल इस पे दिखाएंगे, उस पे क्यों दिखाएंगे? हाँ, इस फोर्स के लगने के कारण ये उधर जाना चाह रहा है, तो जाना चाह रहा है तो ये बॉडी इस पे आर लगा दे रहा है, पर ये डायरेक्टली इसमें थोड़ी एक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जिस पे लग रहा है केवल उसी पे दिखाओगे। कोई दिक्कत? गलत है क्या तुम लोग का? क्या गलत हो गया डायरेक्शन? और कुछ नहीं। M1 और M2 है ना बेटा, ये दोनों आपस कांटेक्ट में है, तो हर एक बॉडी दूसरे को धक्का देता है, तो ये बॉडी इसको इधर ही धक्का देगा ना, और ये बॉडी फिर इसको उधर धक्का देने लग जाएगा। तो सही था, ठीक। चलो ये ट्राई कर लो। इसमें क्या है, खाली एक और नया ब्लॉक ऐड कर दिए हैं, तो ये फटाक से बनना चाहिए। नया एग्जाम्पल बना रहे हैं तब तक। स्फेयर रखा हुआ है मास m का। दिखा रहे हैं। हाँ मान सकते हो, बस अब इसमें रोटेशन नहीं कंसिडर करना। छोटा सा पॉइंट मानोगे तो बेटा ये कहाँ लगाओगे, ये कहाँ लगाओगे, अच्छा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो जितना बड़ा दिखाया गया उतना ही में दिखाओ। बस तुम ऐसा मान लो कि रोटेशन जैसा कोई कंसिडरेशन नहीं है अभी, बड़ा बॉडी मान के ही दिखाओ। बनाओ उसको, बनाओ। ये वाला बन गया। थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाएं। लाइक अभी तुम लॉज ऑफ मोशन का ABCD सीख रहे हो, समझ में आ रहा है? हाँ, ये बन गया तो वो बनाओ। ये वाला हो गया सबका? हो गया सान्या? देखिए हम बताओगे कौन कौन सही किया कौन कौन गलत। नीचे में M1G हो गया, ऊपर N1 हो गया, इधर F1 हो गया, इधर R1 हो गया,
इधर R1 हो गया, इधर M2G हो गया, इधर नॉर्मल हो गया, इधर R2 हो गया, इधर R2 हो गया, इधर M3G हो गया, ऊपर N3 हो गया, इधर F2 हो गया। और नीचे वाले का बनाते सरफेस का, तो यहाँ पे दिखाते N1, N2, N3। सबका सही है ये? किसी का गलत नहीं है ना? चलिए ये बनाइए, ये बढ़िया सवाल है। सवाल क्या मतलब, एक तो फ्री बॉडी डायग्राम है। ये सारा डायग्राम हम फिर से देंगे जब क्वेश्चन कराएंगे, तो अभी केवल डायग्राम बनाना सिखा रहे हैं। ये डायग्राम थोड़ा क्लियर बनाना, खूबसूरत बनाना। जब खूबसूरत बोली काट दिया अपना डायग्राम। ठीक तो था, कितना बढ़िया तो बनाई थी। वाह, तेरा इंक्लाइन पे टेढ़ा हो गया इधर आते आते। रहते रहते काटा नहीं, बना उसी में। ये मुझे उम्मीद है कि तुम लोग सब गलत ही बनाओगे। पता है तुमको कैसे करना चाहिए बेटा, जब ये वाला इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना, तो यहीं पे बना देना। पूछो क्यों, कारण क्या है? क्योंकि इसको अलग करके देखोगे ना तो तुझे एंगल का कंफ्यूजन होगा। तो बात समझ में आ रहा है? अब मान ली इसका बनाना था तो फिर से डायग्राम बनाते हो, क्यों इसका दिखा देते हैं? समझ में? उसी पे बना, अलग करोगे ना तो डायग्राम दिखाई नहीं देगा ठीक से। चल हाँ ठीक है, बाकी लोग करो। सिमरन थोड़ा सा गड़बड़ कर चुकी है तुम इस वाले में। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, गड़बड़ क्या है दिखाता हूँ, वेट। दोनों साइड से जो नॉर्मल है, हाँ वो तो ठीक है। उसके बाद फिर थीटा लेके नीचे एमजी को नहीं 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 नहीं, एमजी को बस नीचे दिखाना है इसमें। चलो मैं दिखाता हूँ, आ जाओ। एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना बेटा, देखिए यहाँ पे नॉर्मल लगेगा ना, जो भी नॉर्मल लगेगा ये दोनों सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो कहाँ से गुजरता दिखाई देगा? सेंटर से। ये इंपॉर्टेंट है बस, ठीक। तो ऐसा तुझे मान ले सेंटर यहाँ पे है बेटा, तो तेरे को ऐसा दिखाना होगा, यूँ मान लेते हैं N1, और यहाँ से जो दिख रहा है बेटा N2। बात समझ में आ रहा है? तो ये अच्छे तरीके से दिखाओगे तो बेटर रहेगा। ये नीचे हो गया MG। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी एंगल मेजर करना पड़ेगा, ये भी मेजर करना पड़ेगा, तब कैलकुलेशन हो पाएगा। तो डायग्राम अच्छा दिखाई देना चाहिए। जब भी ये सर्कल वाला हो तो ध्यान में रखना, जो भी परपेंडिकुलर बनाओगे सेंटर से गुजरते हुए दिखाई देना चाहिए। इसको ऐसे रहने दो, वैसे बना सकते हो अगर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसको तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। इधर क्या तोड़ देंगे? MG cos थीटा, और इधर क्या तोड़ देते हैं? MG sin थीटा। चलो उतारो। एक बड़ा सा डायग्राम दे रहे हैं, बनाओगे सब। चलो M1 M2 M3 सबका रेडियस सेम है वहाँ, है ना? सबका रेडियस सेम है, उसी में बनाओगे तो अच्छा रहेगा। पर ध्यान रखना कि पता चले किस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक दूसरे में घुस ना जाए, ठीक है ना? अच्छे से दिखाना, ट्राई करो।
बन गया क्या तेरा? दिखा। एक चीज़ छूटा हुआ है, चेक कर, छूटा हुआ है कुछ फोर्सेज छूटा हुआ है। ये कॉन्टेक्ट तू बना ना अपना वाला। नहीं, वो तीनों का ही कुछ ना कुछ छूटा हुआ है तेरा, देख ले। नाम देना चाहिए बेटा, अगर ये फोर्स दिखा रहे हो तो नाम क्या दे रहे हो, इसका नाम भी दोगे ना कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेज का नाम बना लिए। दिखा, सही लग रहा है, बट थोड़ा सा मैंने बोला है कि जो भी सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाओ उसको सेंटर से गुजरता हुआ दिखाओ। देखो कैसे करना चाहिए। इसका सेंटर यहाँ है, इसका यहाँ है, सबका रेडियस सेम है ना। हम तो क्या करेंगे कि पहले ऐसे मिला ही लेंगे। अब देख, इसका बनाते हैं पहले। नीचे बोल, M2G, नीचे वाला सरफेस ऊपर धक्का दे रहा होगा। N1 मान ले, क्या मान ले, M2 मान ले, N2 है ना। चल आगे बोल बेटा। इस बॉडी पे नीचे ये सरफेस ऊपर धक्का दे दिया, इसका mg लगा दिए, ये वाला बॉडी भी तो कांटेक्ट में है, तो ये बॉडी क्या उसको उधर धक्का देगा? देख सेंटर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है ना। क्या मान ले बोल, R1 मान ले, इसको कुछ भी मान सकते हैं, R1 मान लेते हैं। ये दोनों भी तो कांटेक्ट में है कि नहीं? तो ये वाला बॉडी भी तो ऐसे परपेंडिकुलर धक्का देगा, तो इसको ऐसा कुछ धक्का देगा, सॉरी इस लाइन पे। देख परपेंडिकुलर है ना, ऐसा धक्का दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या मान ले, R2 मान लेते हैं। हो गया कि और बचा हुआ है कुछ इस पे? बस इतना ही है। एक mg नॉर्मल, इसका कांटेक्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है? चल अब बोल बेटा, इसका बनाते हैं। सबसे पहले बोल इधर M3G, ऊपर में सरफेस धक्का दे रहा होगा, N3 मान लेते हैं। ये वाला बॉडी इस पे धक्का दे रहा होगा, कितना से? R1 से। ये वाला बॉडी तो इस पे R1 लगाया था उधर, तो ये वाला बॉडी भी इस पे R1 ही लगाएगा बेटा इधर। हो गया? अब बोल, इसकी बात करें, ये वाला बॉडी इसको इधर धक्का दे रहा होगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा बेटा। R3 मान लें, ठीक। अब बोल, इसका बात हो गया खत्म। अब इसका देखते हैं। सबसे पहला mg, देख ऐसे गुजरेगा ना एकदम, M1G। अब ये वाला बॉडी ऐसे धक्का दे रहा होगा, R2 कौन लगाया? यही तो लगाया था इसको इधर। हो गया? और ये वाला बॉडी R3 लगाएगा। आप कैसा नॉर्मल, जमीन से थोड़ी कांटेक्ट है, जमीन से कांटेक्ट है क्या? नहीं है ना। बस हो गया। अब देख, जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा सवाल बनता है। एक्चुअली सारा नॉर्मल ये R1, R2, R3, N1, N2 सब कुछ निकालने बताएंगे, ठीक, क्वेश्चन जब कराएंगे तो। अब कैलकुलेशन पर्पस के लिए ध्यान से देख बेटा, ये रेडियस बराबर है ना, तो ये वाला जितना लेंथ होगा उतना ही ये भी होगा, उतना ही। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है क्या? तो ये सब 60-60 डिग्री है, तो अपने आप तुझे पता चल गया कि ये कितना है। ये भी 30 डिग्री, ये वाला ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया? अब ये 60 तो ये सिमिलरली देख ले सब में, ये 60 तो ये भी 60, ये 30, क्योंकि जब तुम सॉल्व करोगे कंपोनेंट तोड़ोगे तो वो एंगल पता होना चाहिए ना। अब सोच, यही सवाल बहुत टफ हो जाएगा जब सबका रेडियस अलग अलग हो जाएगा, सारा एंगल अलग अलग हो जाएगा, सबका बड़ा लंबा चौड़ा करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर ऐसे थोड़ा सा डॉट डॉट आगे बढ़ा दे बेटा, तो ये 30 तो ये भी 30 हो गया, और ये भी 30, मतलब टोटल 60 था तो 30 आधा आधा हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब जब क्वेश्चन करने चलेंगे इसका, अभी जो आज ही स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ये सब निकालना होगा। R1 कितना है, R2 कितना है, N1 कितना है, N3 कितना है, सब कुछ। बात समझ में आ रही है? बना लीजिए जिसका नहीं बना था। कहाँ देख सकता है? हाँ YouTube पे डाल देंगे, क्या चिंता कर रहा है।
पॉज करके लिख एक और दे फ्री बॉडी डायग्राम, यस सर, ट्राई करोगे? यस सर। ज़्यादा टफ नहीं दे रहे हैं, आसानी देंगे इस बार। सर इसमें इधर एंट्रीज इधर है, उधर एनोड भी लगता होगा क्योंकि वो मास का आप दिखा रहे हैं। क्या बोल रहा है? एंट्रीज इधर जो एनोड हाँ। है, एम2 है, उधर एम किसकी बात कर रहा है पहले, इसकी कि इसकी? तीनों का किसी एक का पहले बोल। पहला एंट्रीज हाँ क्या करे बोल। उधर एनोड भी लगा हो नीचे उसका कांटेक्ट में, हाँ नीचे सरफेस को कांटेक्ट नीचे लगा रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल लगा रहा होगा। वो एंट्रीज के साथ हमने दिखाया उसको अलग से दिखाओगे ना? सरफेस अरे ये वाला बोल रहा है कि सर N3 नीचे लगा रहा होगा ना, तो लगाता हुआ फोर्स थोड़ी दिखाते हैं, उस पर कौन कौन सा लग रहा है ये दिखाएंगे ना। अगर हम नीचे वाले सरफेस का दिखाएंगे तब दिखा देंगे N3, और यहाँ क्या दिखा देंगे N2, ऐसा। पर इस बॉडी पे नहीं दिखाओगे, हम बॉडीज का बना रहे हैं, सरफेस का नहीं बनाए थे। समझ आया? चलो देखो ये सवाल। एक लेवल पे नहीं है, ध्यान रखना इसको, एक ही लेवल पे मत बनाना है। ये सवाल पूछेंगे हम बाद में भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। अच्छा बजरंग बली की तरह ऐसे लिए हुए। इसका बना लिए सब? आज चेक कर लेते हैं। एक पेन चेंज करना बंद करो तुम, अब बहुत टाइम वेस्ट होता है। जल्दी जल्दी बना, चल जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ बनाओ। क्या है, क्या किया इसमें, मतलब एक्स्ट्रा मत बनाओ मुँह। हाँ गलत हो चुका है श्रुति, तुम्हारा गलत हो गया बेटा। देखिए ज़रा, जो जो ये बना लिया देखो, चेक कर लो। यहाँ से mg लगेगा ना पहले। चल अब ये वाला नॉर्मल लगा रहा होगा किधर, ऊपर इधर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इस सेंटर से पास करता हुआ दिखाई दे ऐसा। समझ में आया? देख इस बॉडी का एक पॉइंट कांटेक्ट में है और इसका भी एक पॉइंट कांटेक्ट में है। इस पॉइंट के इधर कोई सरफेस नहीं है, इधर भी नहीं है, लेकिन इसमें इधर भी सरफेस है, इधर भी सरफेस है। किसके परपेंडिकुलर बनाते हैं? जिसके दोनों साइड सरफेस है। ऐसे ना होगा बेटा, ठीक। और ये वाला भी होगा N2, लेकिन ध्यान रख ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? अलग अलग एंगल है वो, बस यही तो था। चलिए अब ये बनाइए, स्मॉल m कैपिटल M दोनों का, सरफेस का, तीनों का बनाओ। स्मॉल m कैपिटल M एंड द सरफेस।
है, हाँ इसका पर जो है तो 2 को कॉन्टैक्ट है, 2 को बनाना पड़ेगा। बना सकते हो, तुम एक ही दिखाओ, मान लो दोनों का रिजल्टेंट है वो, है ना। बात समझ में आया बाबू? हाँ, इसका जेन्युइन सवाल है कि सर देखो 2 कॉन्टैक्ट है तो इधर N1 इधर N2, बिल्कुल दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर एक ही दिखाओ दोनों का रिजल्टेंट। क्योंकि बॉडी से देखिए ना, उससे मतलब नहीं है, अभी एक ही दिखाओ क्योंकि इसमें कोई रोटेशन नहीं होने वाला है। रोटेशन में बनाएंगे तो दोनों बनाते हैं अपन। तीनों को बना लिया? 3 का 2 में कौन कौन? स्मॉल एम कैपिटल सरफेस का भी बनाओ। हो गया? हो गया सान्या? करो करो करो, पूरा करो। तुम लोग को लगता है कि मेरे को पता ही नहीं चलेगा, बना पूरा बना लिया करो। जब पूछते हैं तो ये रुक के कहती है हाँ सर, बोलिए, बना लिया करो पूरा। करें? पता है स्मॉल एम का? अरे हाथ ऐसे रखा हुआ है तो हाथ ऊपर धक्का दे रहा होगा ना। क्या मान ले? N1 मान ले या कुछ भी मान ले, व्हाटएवर। ठीक, अब इसका बनाए। सबसे पहले इसका नीचे कैपिटल MG, ऊपर में N2, और इसके हाथ पे ये भी तो नीचे धक्का दे रहा होगा। बात समझ में आया? तो ये बनाना है, इसीलिए दिए थे इसको। और इधर N2। फिर से बताए, इसका कोई दिक्कत तो नहीं है? चल, अभी आदमी का देखोगे तो सरफेस ऊपर धक्का दे रहा होगा N2 से, इसका अपना MG नीचे लग रहा होगा। ठीक, अब देख, ये हाथ से अगर हम पकड़े हुए हैं तो अपने हाथ से उस ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का दिया है ना, तो ब्लॉक भी तो मुझे नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, तो ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ धक्का दे रहा है हाथ पे। कितना से? N1 से। अब रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आया? यही है। अंधेरा हो गया, लाइट ज़्यादा है, दिखाई देगा वो। ब्राइटनेस बहुत कम हो गया है क्या? बहुत ही कम, नीचे नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा। एक्चुअली दिन में दिक्कत होता है, इसलिए हम रिकॉर्डिंग करते नहीं है। शाम वाले में करते हैं, 6:30 बजे रात हो जाता है, 1 नंबर रिकॉर्डिंग होता है। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। हो गया? बढ़े आगे। इसी को बोलते हैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। अभी फ्री बॉडी डायग्राम का कोई अंत नहीं है, बहुत बनेगा, लेकिन अभी कुछ टाइप ऑफ फोर्स और देखते हैं। क्या ब्राइटनेस और कम दिख रहा है क्या एकदम अभी भी? थोड़ा सा नहीं, अभी लेकिन फ्रेश दिख रहा है। हाँ तो ठीक है, रहने रहने। इतना काला दिख रहे हैं उसमें। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दो ना। ब्राइटनेस पता है कहाँ से बढ़ता है? बंद कर देगा शायद। बता रहे नहीं नहीं नहीं, रुको। अरे ये प्लस माइनस जो दिख रहा है ना, इसको क्लिक कर, प्लस माइनस पे। हाँ चल, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे उस साइड। हाँ हाँ, अभी वही है ना। चल, हो गया? हाँ बस एकदम बढ़िया। चल चल देखो, कुछ और टाइप के फोर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद और फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। अब एक और टाइप का फोर्स है जो तुम लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते हो, वो है टेंशन। ठीक है, टेंशन का आप डिटेल चर्चा करेंगे ताकि सारा क्लियर हो जाए। लिखो बेटा, फोर्स नहीं, ऐसे नहीं लिखना, जो बोल रहे लिखो ना। फोर्स ड्यू टू मासलेस स्ट्रिंग, 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 फोर्स ड्यू टू मासलेस स्ट्रिंग। ब्रैकेट में बना दे टेंशन, ब्रैकेट में लिख ले टेंशन। सबसे पहला मासलेस स्ट्रिंग की बात करें। किसकी बात करें बेटा? मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। मासलेस स्ट्रिंग में एक चीज हम पढ़ाए थे, याद कर, कि टेंशन हर जगह इक्वल रहेगा अगर स्ट्रिंग सेम रहेगा। इसका कारण पहले भी बताया है, फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ये M1 है, M2 है, और ये क्या है तुम्हारा? स्ट्रिंग है।
हाँ, अगर हम इस M2 को F4 से खींच रहे हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ टेंशन जनरेट होगा। वो कैसे दिखाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और ये भी प्रूव करेंगे कि क्यों मासलेस स्ट्रिंग पे टेंशन हर पॉइंट पे सेम रहता है। ठीक है बेटा, देख फोर्स लग रहा है ना सिस्टम पे, तो पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन से तो आगे जा ही रहा होगा यार, एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। ठीक, मान ले थोड़ी देर के लिए कि इन दोनों को सिस्टम मान ले, क्या मान ले बेटा, तो पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया, m1 प्लस m2, फोर्स कितना लग रहा है पूरे सिस्टम पे, F। अब इस फोर्स की बात करेंगे क्या, ये तो इंटरनल फोर्स हो गया ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो तू इतना तो जानता है कि F नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ F बराबर टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 इनटू a। तो यहाँ से पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता चल गया ना, ऐसा बेटा। अब सुन, मैं धागा को ध्यान से देखता हूँ, इस धागे को ध्यान से देखता हूँ मैं, ध्यान से देखा, ये वाला धागा इस ब्लॉक को किधर खींचेगा, अपनी तरफ, इधर ना। ये धागा इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचा बेटा, मान लेते हैं T1 से, कितना से, T1 से। तो ये वाला ब्लॉक भी तो इस धागे को अपनी तरफ खींचेगा T1 से। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये ब्लॉक पक्का इसको खींच रहा होगा, तभी ना टाइट हुआ होगा यार। बात समझ में आ रहा है। चल अब जरा इस ब्लॉक की बात करते हैं बेटा। ये धागा इस ब्लॉक को किधर खींचा होगा, अपनी तरफ, मतलब इधर क्या, T2 मान लो बेटा। अगर ये धागा इस ब्लॉक को अपनी तरफ T2 से खींचा, तो ये ब्लॉक भी तो धागा को अपनी तरफ T2 से खींच रहा होगा। कोई दिक्कत? अब आइए, बेसिकली मैंने क्या करा कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टेंशन T1 T2 अलग अलग माना है। अभी क्या माना है बेटा, अलग अलग। अब मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम A से जा रहा था ना आगे, जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो केवल स्ट्रिंग के लिए अभी हम लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे। किसके लिए, स्ट्रिंग किधर जा रहा है, उधर ना, मतलब उधर वाला फोर्स ज़्यादा रहा होगा, इधर वाला कम रहा होगा। तो T1 ज़्यादा रहा होगा, T2 कम रहा होगा। तो कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2 की T2 माइनस T1, T1 माइनस T2, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला उस डायरेक्शन में। तो मुझे क्या लिखना चाहिए बेटा, नेट फोर्स T1 माइनस T2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यही ना, देख इसका एक्सेलरेशन है कि नहीं, लेकिन इसका मास है क्या, इसका मास 0 मानकर चलते हैं। तो T1 माइनस T2 बराबर क्या हो गया, 0 इंटू a, मतलब 0। इसका मतलब मैं क्या सकता हूँ, T1 मस्ट बी इक्वल्स टू। तो देख दोनों पॉइंट पे टेंशन सेम आ गया कि नहीं आ गया। तुमको ना बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ध्यान से सुनो। बोलेगा ना ऐसा पैराग्राफ टाइप में, एक बार सवाल कहीं पूछा गया था कि देखो भाई ये सिस्टम है ना, इसका एक्सेलरेशन है कि नहीं है। बोलोगे बिल्कुल है सर, फोर्स लग रहा है। इस धागा का एक्सेलरेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है, धागा भी साथ साथ चल रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है। ठीक, फिर जब तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो फ्री बॉडी डायग्राम तुमको टीचर सिखाए हुए हैं कि इधर भी टी उधर भी टी, सेम टेंशन। अब अगर इधर भी टी दिखा दोगे उधर भी टी दिखा दोगे तो नेट फोर्स कितना हो गया उस पर, 0। नेट फोर्स मतलब फोर्स 0 है पर एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ये क्या बात हुई, F बराबर a में होता है ना, F बराबर F 0 है पर a 0 नहीं है। ये अटपटा सा बात नहीं लग रहा है। F नेट क्या होता है, F बराबर मास इंटू, ये 0 नहीं है पर ये 0 है। ये तो गड़बड़ हो गया ना। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि m 0 है, मास 0 का मतलब है कि नेट फोर्स 0 है बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन 0 है। बात समझ में आया, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है। क्यों नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, क्योंकि मास ही 0 मान के चल रहे हैं अपन। बात समझ में आया। तो ध्यान में रखना है कि किसी भी धागे में टेंशन हर एक पॉइंट पे इक्वल होता है, अगर वो मासलेस हो तो। कैसा रहे, अगर वो मास वाला स्ट्रिंग लेकर चलेंगे तो सेम नहीं रहता, वो फिर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है, जो कि आगे पढ़ाया जाएगा। जिसको बोलते हैं टेंशन ड्यू टू रोप। रोप मतलब रस्सी। रस्सी पतला होता है क्या, नहीं, मोटा रहता है, मास रहता है उसका। बात समझ में आया। तो उसमें टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है, सेम नहीं रहता है। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या रहता है, सेम रहता है, अगर वो मासलेस है तो, और स्ट्रिंग सेम है तो। बात समझ में आया, सिंगल स्ट्रिंग में सेम रहता है। कोई दिक्कत है ये समझने में, तो लिखो पॉइंट वाइज करके बेटा। स्ट्रिंग का पढ़ रहे हैं, मासलेस स्ट्रिंग का। किसका पढ़ रहे हैं, मास वाला स्ट्रिंग का नहीं पढ़ रहे हैं, अभी मासलेस के लिए पढ़ रहे हैं। लिखो फर्स्ट पॉइंट में, फोर्स एक्सर्टेड बाई मासलेस स्ट्रिंग इज नॉन एज टेंशन। Force exerted by massless string is known as tension. Force exerted by massless string is known as tension.
फोर्स एक्जर्टेड बाई मासलेस स्ट्रिंग इज नॉन एज टेंशन, ब्रैकेट में टी से दिखा दीजिए, इज नॉन एज टेंशन, ब्रैकेट में कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। अगली बात, क्या मैग्नीट्यूड फिक्स होगा क्या स्ट्रिंग का? स्ट्रिंग में जो फोर्स लगेगा या स्ट्रिंग जो फोर्स लगाएगा टेंशन, वो मैग्नीट्यूड फिक्स होता है क्या? जैसे mg होता है फिक्स नहीं होता है, ये भी डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मल का अलग अलग हो सकता है, वैसे टेंशन का भी अलग अलग हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन गिवन। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। लिखो सेकंड पॉइंट में, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, magnitude of tension depends upon situation, magnitude of tension depends upon situation, magnitude of tension depends upon situation, magnitude of tension depends upon situation. Next point, इसका टेंशन फोर्स लगा रहा है ना, तो कितना 2 न्यूटन 4 न्यूटन 10 न्यूटन की 10 न्यूटन हमेशा 10 न्यूटन लगाएगा, वो कुछ भी लगा सकता है, तो फिक्स नहीं है मैग्नीट्यूड, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग लगेगा। समझ में आए? फोर्स डिपेंड कर रहा है, हैं? फोर्स तो डिपेंड कर रहा है, जैसे फोर्स 5 न्यूटन कर रहा है, उसमें जो टेंशन लगा रहा होगा 5 न्यूटन कर रहा है। नहीं, एक्सेलरेशन कुछ और आ जाएगा तो अलग हो जाएगा। अभी सवाल नहीं करा रहे हैं ना, सवाल कराएंगे तो दिख जाएगा। तुम यूँ मानो कि स्ट्रिंग का टेंशन अब यहाँ पे कुछ और हो सकता है, एक इधर फोर्स लगा देंगे तो कुछ और होने लग जाएगा। तो टेंशन का मैग्नीट्यूड, जैसे mg क्या है, वेट क्या है, वो तो हमेशा mg लगता है, पर नॉर्मल हर जगह फिक्स नहीं होता, कुछ भी लग सकता है। टेंशन भी कुछ भी लग सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग आंसर आ सकता है। हर जगह वही रहेगा। हाँ, पर टेंशन अलग अलग हो सकता है। ठीक, यही लिखवा है मैं कि मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होता है, दैट डिपेंड्स कि कौन सा सवाल दिया हुआ है। ठीक, अगली बात, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। बताओ डायरेक्शन किधर लगता है, धागा किधर फोर्स लगाता है? ऐसे नहीं याद रखते हैं, इसको बोलते हैं पुलिंग बिहेवियर का बोलते हैं। हाँ, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए बेटा? पुलिंग की, खींचने की कोशिश कर रहा है, बस आम जीवन में समझो, खींचने की कोशिश करता है, धक्का नहीं दे सकता। दूसरी बात, धागा जब भी फोर्स लगाएगा अलोंग द स्ट्रिंग लगाएगा। किधर लगाएगा? कहने का क्या मतलब कि ये जो धागा है बेटा, इस बॉडी पे जब भी लगाएगा तो स्ट्रिंग के अलोंग लगाएगा। टेंशन वो ऐसे नहीं लगा सकता था, किधर लगाता है वो? अलोंग द स्ट्रिंग। और कौन से बिहेवियर का होता है? पुलिंग बिहेवियर का। याद रहेगा, लिखो, टेंशन रिमेन्स ऑफ पुलिंग बिहेवियर, 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 and it always act along the string, and it always act along the string, and it always acts along the string. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, बताओ नेचर कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बताया इतना कि नॉर्मल हो, टेंशन हो। क्यों टेंशन लगता है? क्योंकि थोड़ा सा खिंचाव होता है। खिंचाव होता है तो दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, तो अट्रैक्ट करने लगते हैं तो वो टेंशन लग जाता है। तो ये भी क्यों लगा? चार्जेस के कारण। क्यों लगा बेटा? चार्जेस के कारण। लिखो, यस, सो व्हाट, अरे इन दोनों के बीच में mg लग सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता था ना, पर ये धागा में टेंशन क्यों जनरेट हुआ? वो तो चार्ज के कारण हुआ ना। इस मास से कोई लेना, इसका तो अपना mg लगेगा, इसका अपना mg लगेगा, पर इस पर टेंशन भी लगेगा ना। वो टेंशन क्यों लगा? तो वो तो चार्जेस के कारण लगा ना। समझ में आ रहा है? तो लिख लो, इट इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, इट इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, इट इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, इट इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। तो देख बेटा, सब बात कर लिए अपन। टेंशन का पहले डेफिनेशन लिखवा दिए पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में मैग्नीट्यूड का बात कर दिए कि फिक्स नहीं होता, तीसरे में डायरेक्शन की बात कर दी, पुलिंग बिहेवियर का होता है, अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, और अगले बात क्या लिख दिए बेटा? किस नेचर का होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। तो सारी बातें हो गई, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का नहीं बात कर रहे हैं, मैंने बोला ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ज़्यादा बात करना नहीं है बेटा, अभी रोटेशन में बताएंगे। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब मेन बात है प्रैक्टिस के कैसे दिखाया जाए, है ना। तो टेंशन का ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। लिखना है क्या इसको? देख लो, लिखना है तो। वैसे मेडिकल जैसा एग्जाम में बेवकूफ़ बना सकता है। बोले बताओ स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं है, पर फोर्स कैसे जीरो हो गया? तो बताना पड़ेगा इसलिए फोर्स जीरो है क्योंकि मास जीरो है। बात समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछा जा सकता है छोटे छोटे एग्जाम्स में, जेई में आप एक्सपेक्ट ना करें।
मेंस में भी इतना कचरा नहीं पूछोगे। नीट का चला है कल। नीट में पूछेगा? अरे नीट का इस बार ऐसा सवाल पूछा था, मैं तेरे को क्या बताऊँ यार। मतलब तुम अगर कोई अच्छे से तैयारी करके गया है, मेडिकल वाले बच्चे भी ना, तो ऐसे देखेंगे और टिक लगाते चले जाएंगे। पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा सवाल था इस साल का। किसी को बायो का मुझे नहीं पता, मैं फिजिक्स का देखा हूँ बस। हाँ 715 हाईएस्ट दिया है। कितने मार्क्स में टोटल 720 जा सकता है? 720 जाता और बायो का गलती हुआ। इस बार कम हो गया थोड़ा। बायो का गलती हुआ। ओके बायो का तब दिया था सर ठीक हो जाए लड़की इस लड़के को पहले दे दी। नहीं, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एज लिमिट में फिट ड्रॉपर। हाँ सर जो भी हुआ सर लेकिन नहीं कई बार उससे मतलब नहीं है। सर ये होता है लेकिन ये एज लिमिट एज लिमिट का नहीं पता। मेनली देखो क्या होता है ना, जैसे कि अब तुम मेडिकल कर रहे हो तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा कमांड किस पे होना चाहिए? बायो फिर केमिस्ट्री पे। तो मान लो कि दो लोगों का मार्क्स सेम आया है, एक का बायो में ज़्यादा था, उसका रैंक ज़्यादा कर देगा। नहीं ऐसा नहीं है, उसमें और भी बहुत सारा फैक्टर्स है, क्योंकि तुम जब इंजीनियरिंग करती हो तो तुमको मैथ्स भी जरूरी है, फिजिक्स भी जरूरी है ना। सबसे ज़्यादा जरूरी फिजिक्स है इंजीनियरिंग के लिए। मैथ्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन और मैकेनिकल के लिए हो जाता है। मैकेनिकल के लिए हो जाता हाँ मैथ्स जैसे इंजीनियरिंग जब करोगे ना तो मैथ्स केवल 2 साल पढ़ता है तुमको, 4 सेमेस्टर में M1 M2 M3 M4, उसके बाद खत्म हो जाता है मैथ्स। उसके बाद तुम्हारा ब्रांच पेपर रहता है केवल। फिजिक्स केवल फर्स्ट ईयर में रहता है, फिर फिजिक्स 1 फिजिक्स 2, उसके बाद फिर आते हैं मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब बहुत कम फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है, जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तुम खाली थोड़ा सा मैकेनिक्स जानोगे ना तो मैकेनिक्स का जो एग्ज़ाम होगा तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें तुम टॉप कर सकते हो। हम खुद किए थे सेमेस्टर 1 में मैकेनिक्स के एग्ज़ाम में। क्योंकि क्या पढ़ना रहता है पता है? बस यही सब लॉज ऑफ मोशन का सवाल रहता है, काइनेमेटिक्स का सवाल रहता है, वेक्टर्स का रहता है। तो तुम लोग, मेरा मैकेनिकल था बेटा। टॉप करके कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं, फालतू लड़की लोग जान जाएगी कि लड़का टॉप किया था, और क्या सब लोग जान जाता है कि लड़का तेज है, और क्या। अरे CGPA से कोई लेना देना नहीं है बेटा, फालतू एग्जाम वहाँ का। बस तुम अपना पर्सनालिटी डेवलप करके रखना, थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, ताकि मिनिमम CGPA तुम हमेशा मेंटेन रखना। बस मार्क्स से कोई खास लेना देना नहीं होता वहाँ पे। डिग्री मिल जाए। हाँ पर्सनालिटी अच्छा है, मतलब बोलने आता है तेरे को, कन्विंस करने आता है, इंग्लिश आता है, तो कर लेगा, प्लेसमेंट हो जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में केवल फॉर्मेलिटी के लिए सब्जेक्ट रहता है, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इंग्लिश, PCE, पर कोई पढ़ाता नहीं है कॉलेज में। हाँ प्राइवेट में जाओगे तो पढ़ाएगा सब, गवर्नमेंट में कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि पता है कि गवर्नमेंट में आया है, बहुत मेहनत करके बच्चा आया होगा, इसका अच्छा ही होगा इंग्लिश, तो वहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। हाँ अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं टेंशन का फ्री बॉडी डायग्राम पे, है ना। ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल स्टार्ट करेंगे। एक धागा से एक बॉल को लटका दिया है M मास का। अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक। बताना बेटा। चल सबसे पहले M का बना लेते हैं। बोल नीचे क्या लगाऊँ? MG। ये जो धागा है ऊपर खींच रहा होगा क्या? टेंशन। ऐसा खींचेगा ना, तभी तो रुका हुआ है ना। ये धागा इस बॉल को अपनी तरफ खींचेगा ना टेंशन T से। अगर हम इस सरफेस का बनाना चाहें तो क्या ये धागा उसको नीचे खींचेगा बेटा? तो और अच्छे से बनाते हैं, ऐसे खींचेगा ना। चल अगर हम बीच वाले धागा का फ्री बॉडी डायग्राम बना दे, किससे बना दे बेटा? इस स्ट्रिंग का बना दे, उसका भी जानना चाहिए, अच्छा रहता है। तो बता ये वाला जो ब्लॉक है इस धागा को किधर खींच रहा होगा? नीचे अपनी तरफ। और ये सरफेस इस धागा को ऊपर खींच रहा होगा, ऐसा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? और बनाए। अच्छा सा करते हैं, एक और सिंपल कर लेते हैं, फिर और बढ़िया सवाल करेंगे। M1 है, M2 है, सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चल M1 से स्टार्ट करते हैं। बोल बेटा। M1 जी, ये धागा ऊपर खींचा, T1 मान लूँ। चल अब इस ब्लॉक की बात करते हैं।
इस ब्लॉक पे ये धागा कितना लगाएगा? T1 लगाएगा, क्योंकि इस पूरे धागा में T1 मान लिए ना, तो ये वाला धागा इस ब्लॉक को अपनी नीचे तरफ खींचेगा बेटा। ये वाला धागा की बात कर रहे हैं, नीचे कितना से खींचा? T1 से, और इसका खुद का mg भी तो नीचे होगा, ठीक। ये धागा इस ब्लॉक को ऊपर खींच रहा होगा, T2 मान लो। क्या लगाएं? होगा। अब क्या धागा का बना दिया जाए? ऊपर वाले धागा का अगर हम बना दे बेटा तो नीचे, क्योंकि ये ब्लॉक इस धागा को नीचे खींच रहा होगा ना, और ऊपर ऐसा नीचे वाला धागा का बना दे, तो क्या इस धागा पे ये ब्लॉक नीचे खींच रहा होगा बेटा? T1 से, और ऊपर क्यों T1 T2 ले लिए? क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गया है, तो टेंशन भी अलग अलग हो जाएगा। सेम स्ट्रिंग रहता तो सेम लगता, कोई दिक्कत। अब सुनना थोड़ा, किताबों में जनरली कैसे फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया जाता है, ज़्यादा पेज ना इस्तेमाल करके फटाक से कैसे दिखाते हैं वो देख। इसमें क्या दिखा देगा ना, ऐसे दिखाएगा। तुम मत बनाना, तुम नॉर्मल बनाना। यहाँ पे रुको, M1G दिखाएगा पहला, ठीक। अब इस ब्लॉक पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना होगा ना तो ऊपर T1 दिखा देगा, और तुम देखोगे ना कि ऐसा दिखाता है, इसमें नीचे भी दिखाएगा, ऊपर भी दिखाएगा। ऊपर कौन सा दिखा रहा है? इस धागे पे कितना लग रहा है, बात समझ में आ रहा है? इस पे धागे पे दिखाते हैं। अब बता, यहाँ पे लगाते हैं बेटा तो ऐसे लगाते हैं, यूं यूं ऐसे दिखाते हैं। ये वाला किस पे दिखा रहे हैं? ब्लॉक पे दिखा रहे हैं T2, और ये किस पे दिखा रहे हैं? धागा पे दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर इसका बनाओगे, चलो mg तो इधर हो ही गया, अगर इसमें टेंशन दिखाएगा ना तो ऐसे दिखाता है, रुको, T2, हाँ T2 ऐसे दिखा देगा। ये T2 इस सरफेस पे दिखाया गया है, और ये T2 इस ब्लॉक पे दिखाया हुआ है। एक्चुअली ऐसे ऐसे भी दिखाया रहेगा, यूं। ये किस पे दिखा दिया? स्ट्रिंग पे। तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर देखो इधर भी T1 इधर भी T1, तो कैंसिल आउट हो गया ना टेंशन। वह एक बॉडी पे नहीं दिखा रहा, धागा पे और मास दोनों पे दिखा दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे कंफ्यूजन में मत रहिएगा, और किताबों की तरह मत बनाइएगा, अलग अलग करके बनाइए, बेटर रहता है। यस, जिस पे तुमको मान ले तुमको इस ब्लॉक पे दिखाना है तो खाली T1 ऊपर दिखा दिया, M1G नीचे दिखा दिया। तेरे को अगर धागे पे बनाना है तो T1 T1 ऐसे बनाना है। एक ही डायग्राम में सब मत घुसेड़ देना, तो कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। धागा पे बनाना ही मत, वैसे धागा की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहीं कहीं धागा की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे तुम इमेजिन कर लेना। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? उतारना नहीं है अभी भी। चल एक और देख, ये थोड़ा अच्छा है। मास m है बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं, वो अलार्म बज रहा है इसलिए वो दिखा रही है। अलार्म किए थे ना। आओ देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मास का। कैसे बनाओगे? हम यहीं पे बना रहे हैं, आप अलग करके दिखाएंगे। बोलिए, mg, ये धागा इसको इधर खींच रहा होगा बेटा, T1 से मान लीजिए ये धागा हो गया। क्या ही है, समझ में आ रहा है? ऐसे बना ले। हाँ, ये कोई सवाल नहीं हुआ, सवाल नहीं था, ये उतारना है फ्री बॉडी डायग्राम। सब बना लियो ना कंस्टेंट मोशन का, दोनों डीपी पे। बाकी लोग नहीं बनाए तो सारा ना, ठीक आएगा। अच्छे सवाल है ना, आज बना लें। है कहाँ पे? अच्छा, नहीं दिख रहा था। अच्छा ठीक है, आज फिर भेज देंगे।
नहीं, मेरे साथ करोगे। उतार लीजिए सेकंड। अब स्पीड बढ़ाओ भाई, तुम लोग थोड़े परिपक्व हो चुके हो। अब स्पीड बढ़ाओ सब, बहुत हो गया हौले हौले। अब स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो हो गया सिलेबस का। फिर ये थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा बुद्धि बढ़ाइए और सवाल बनाइए और पूछो, अपना अपना जिम्मेवारी ले लो। मेरे को बोलना ना पड़े बार बार सवाल बना कि नहीं बना। तुमको बोलना चाहिए सर ये 4 सवाल नहीं बना, बता दीजिए। आ जाओ देखो, सबसे पहले किसका बना है बोल। M1 का बना ले। हम यही बना रहे हैं, आप अलग अलग बनाइएगा। बोल M1G। अच्छा इसका पहले बनाओ तो M2 का पहले बना लो। M2G ऊपर में ये धागा में देखो तो सेम धागा है ना, तो टेंशन T मान लें, तो ऊपर खींच लिया बेटा T से। ठीक, इसका बना लिया। अब जरा इस पुल्ली का बना लेते हैं अपन। पुल्ली पे ये धागा क्या नीचे फोर्स लगा रहा होगा कितना, T। यही वाला धागा है ना T से। ये पुल्ली भी मासलेस होता है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। याद कर कंस्ट्रेंट मोशन बताए थे। तो नीचे टोटल कितना लग रहा है 2T, तो ऊपर कितना लगना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है। चल अब इस पुल्ली की बात कर ले। इस पुल्ली की बात करो बेटा, तो ऊपर टेंशन लग रहा होगा ना, धागा ऊपर खींच रहा होगा ना। ये जो धागा है इस पुल्ली को ऊपर खींच रहा होगा ना, ये धागा भी इधर वाला भी ऊपर ही खींच रहा होगा TT। तो ये पुल्ली मासलेस है, तो टोटल 2T ऊपर हो गया, तो नीचे क्या समझ पा रहे हो। तो इस धागा में टेंशन कितना आ चुका है 2T, तो इस पे कितना लगा दे ऊपर TT 2T 2T। सही है हो गया। यहाँ पे इस पे नहीं दिखा रहे, अगर दिखाना चाहो तो इस पे नीचे खींच रहा होगा T से, और यहाँ कितना से खींच रहा होगा 2T से। हो गया, बना लीजिए अब। हाँ देख लो कहीं तुम कंफ्यूज नहीं ना हो गए। वहाँ पे क्या लिख बना है? कहाँ पे सेकंड वाले पुल्ली में उस धागा के पास कुछ लिखे T है ऊपर में। यहाँ पे है। हाँ इस सरफेस पे भी ये धागा नीचे खींच रहा होगा ना, वही दिखाएं बेटा। बना लो बस, कंफ्यूज नहीं होना किस पे कौन फोर्स लग रहा है। एक और बता रहे हैं ऐसा ही, उतारिए इसको पहले। बात नहीं, पूरा दिखाना जरूरी है सर। क्या बेटा पूरा भी दिखाना जरूरी है शायद। हम दिखा दे रहे हैं। अब जिसका सवाल में जिसका ज़रूरत पड़े, मतलब ब्लॉक का मैंने दिखा, ब्लॉक का ही मेनली दिखाना चाहिए। पुल्ली का अगर मान ले कभी पुल्ली का ज़रूरत पड़ गया, अब तुम कैसे बताओगे कि यहाँ 2T लग रहा है। हाउ डू यू नो, पुल्ली का दिखाओगे तभी ना पता चलेगा। देख लेंगे से लिखेंगे भी। ठीक है मत लिखना, जिसका ज़रूरत पड़े उतना लिखो, पर कहीं छूटे ना, ध्यान में रखना। हो गया। आओ इसका देखो, इसका खुद से ट्राई करोगे क्या सब। यस सर। समझ रहे हो सिचुएशन क्या है ना। क्या किया ना, एक रस्सी है, धागा है, ऐसे पुल्ली से कर लिया, एक को हाथ को पकड़ लिया, दूसरा उसके जिस पे चढ़ा उससे कनेक्टेड है ये। तो इस पे बनाना है बेटा, और नीचे वाले पे बनाना है। मान लेते हैं आदमी का मास है कैपिटल M और इसका नाम है मास है स्मॉल m। चलिए ट्राई करिए, स्मॉल m कैपिटल M दोनों का।
क्या करता है ये हमेशा आवाज हैं? बंद रह गया बंद रह गया बना लिए क्या इसका? चेक कर लें। आप पहले लड़के का बनाते हैं। बोल बेटा इसका कैपिटल MG। क्या ये जो सरफेस है उसको ऊपर धक्का दे रहा होगा? N से मान ले। चल और कुछ है? हो गया। धागा भी रस्सी को पकड़े हुए ना, तो रस्सी उसको ऊपर खींचेगा ना T से। ठीक, चल अब बोल बेटा, अगर मैं इसका बात करता हूँ, यही ना धागा टी 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 ऊपर T से खींचा। ठीक, इसका अपना MG हो गया। और कुछ है? पुल्ली का नहीं बोल रहे हैं, इसका बोलना पहले। हो गया। यस, ये नॉर्मल कौन लगाया था इस आदमी पे? यही तो लगाया था ना ऊपर, तो ये भी तो नॉर्मल नीचे लगाएगा। ये छोड़ना नहीं है। अब हुआ पूरा, समझ आया? पुल्ली का क्या है? ठीक है, बोल दो। नीचे T T हो गया। सबका बन गया था, सही था। N छूटा था किसी का खपाची पे, लकड़ी पे। जान के कैसे छोड़ दोगे? सॉल्व करना है, बनाना है ना उसको। हाँ, दोनों होगा ना। धागा इसकी वजह से टेंशन आया और आदमी की वजह से नॉर्मल आया। एक भी छूटेगा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए इतने अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे हैं। करिए ये। गलती नहीं करना, आराम से बनाना। हाँ सब। देख ले, कुछ छूटा नहीं है ना? नहीं नहीं, स्मॉल M कैपिटल M पर खाली दिखाऊंगा। मैम यार इसे देखो सही बनाओ सब। कोई फोर्स छूटा तो नहीं किसी का? सच सच बताना, कौन सा छूटा तेरा? ये वाला सरफेस नहीं लगाएगा इस पे N2 ऊपर? नीचे नहीं दिखाया हाँ, N2 ये सरफेस ऊपर लगा रहा होगा। सरफेस के नीचे N2 दिखाना। हाँ दिखा, हाँ ठीक है। ये बना इस पे दोनों सही था बिल्कुल। और N1 कौन लगा रहा है? ये लड़का लगा रहा है ना इस पे, तभी नहीं सरफेस ऊपर लड़के पे लगा रहा है।
ठीक है, बढ़े आगे। एक भी फोर्स छूटेगा तो गलत हो जाएगा सवाल, ध्यान में रहे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सारा फोर्स दिखाना होता है बढ़िया से एकदम। N2 कहाँ से आए? ये वाला सरफेस ऊपर नहीं लगाएगा इस ब्लॉक पे, तो ध्यान से रखना है कहाँ कहाँ कांटेक्ट है। एक्चुअल में अगर इसको जोर से खींचेगा तो होगा क्या? उठेगा कि आगे बढ़ेगा? ही आगे बढ़ेगा तो मरेगा, बर्बाद होगा खुद ही। थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, आगे चोट नहीं लगेगा नीचे। चोट लगेगा थोड़ा। मासूम लड़का है ये वे, हाँ। बॉडी बिल्डर नहीं है। ये भी चलेगा आगे। जब इसको ऐसे खींचेगा बेटा, एक्चुअली में जब सवाल कराएंगे तो क्या हो रहा होगा देखो। अगर इसको गिरने से पहले, मंडे से पहले की बात कर रहे हैं, अगर इसको खींच रहा है ठीक, तो ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा ना, तो ये आगे ही बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसके साथ साथ हाँ, मतलब इस स्टैंड पे क्या हो रहा है इसकी बात करेंगे, सवाल करेंगे। सब जितना डायग्राम देख रहे हो ना, ये सब फिर से एक बार डायग्राम बनेगा जब नॉर्मल एक्चुअली सवाल बनेगा तब। अभी तक क्वेश्चन नहीं है, अभी तो बस सीख रहे हैं अल्फ़ाबेट्स। N2 कौन लगा रहा है? नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस इस ब्लॉक को ऊपर नहीं धक्का दे रहा होगा। और N1 कौन? ये लड़का जो इस पे लगा रहा है, ठीक है। सरफेस का मत दिखाना, ब्लॉक पे दिखा दो बस। बात समझ में आया? अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, बहुत हुआ, अब सवाल स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक अच्छा सवाल है, पहले वो सुनो। कॉन्सेप्चुअल जेई एडवांस टाइप सवाल, जिसमें कैलकुलेशन कम होता है, बुद्धि लगाना ज़्यादा होता है। ठीक, सवाल कुछ ऐसा है, जो जानते हो मत बोलना जयप्रकाश तुम सुनो। सवाल कुछ ऐसा है कि बोला गया कि तुम ऐसे ज़मीन पे खड़े हो अभी, ठीक, मिटाने दो पहले। तुम ज़मीन पे खड़े हो, ठीक है बाबू। अचानक से धरती माता गुस्सा गई, क्या की? और अपना ग्रेविटी खो दी। ग्रेविटी खो दी मतलब तेरे को mg नीचे नहीं लगा रही है। तेरा क्या होगा? ऊपर उड़ जाएगा, नीचे धंस जाएगा, रेस्ट में था रेस्ट में रह जाएगा, रेस्ट पे रह जाओगे। सुनो पहले ध्यान से सवाल को सुनो। 4 ऑप्शन दे रहे हैं हम। आदमी खड़ा है मान ले धरती पे, जैसे अभी हम खड़े हैं ना, अचानक से धरती माता अपना ग्रेविटेशनल फोर्स खो दी, अब नहीं लगा रही ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम चुपचाप खड़े के खड़े रह जाएंगे, कि अचानक से हवा में उड़ जाएंगे, कि नीचे ज़मीन में धंस जाएंगे, कि हम बेहोश पड़ जाएंगे? बेहोश पड़ जाएंगे ऑप्शन नहीं है, फालतू बात है ये। खड़े रह जाओगे, ऊपर उड़ोगे? सोच तो थोड़ा। मान ऐसा है धरती है, यूँ है बेटा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो mg नीचे बनाते थे, जो कि mg लगने से रहा, लेकिन यहाँ नॉर्मल तो लग ही रहा है ना, तो ऊपर उड़ेगा ना। कौन नहीं है? mg क्यों? यस, पहले बताया क्या? तभी तुम लोगों को नहीं याद है। देख, आदमी अगर खड़ा है, ठीक, धरती माता उसको नीचे खींच रही है, तब ना आदमी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने सरफेस के नीचे के एटम्स को दबा रहा है, तब ना एटम्स बोल रहा है कहाँ आ रहा है बे अंदर, ऊपर चल, तो ऊपर नॉर्मल लगाएगा। अगर धरती माता नीचे खींच नहीं रही है बेटा, ये नीचे जाने का कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो नीचे वाले एटम्स को दबा रहा है क्या? दबा ही नहीं रहा, तो पागल है एटम जो फोर्स लगाएगा उस पर। चुपचाप रहेगा, इसी ऐसे रहेगा बस। यहाँ पे नॉर्मल भी लगेगा नहीं, ना तो mg लगेगा ना तो नॉर्मल। नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि वेट है कि नहीं है। वेट ही नहीं है तो नॉर्मल काहे का लगेगा? बात समझ में आया? ऐसी सवाल, ये HC वर्मा का सवाल है बेसिकली, ऑब्जेक्टिव। ऐसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं तेरे से। धागा है, मास m है, अचानक से धरती माता अपना ग्रेविटेशनल पुल खो देती है, तो क्या ये ब्लॉक उड़ेगा, नीचे आएगा, क्या होगा? टेंशन लगेगा ही नहीं ना। टेंशन क्यों लग रहा था? क्योंकि ब्लॉक को धरती माता नीचे खींच रही थी, तो धागा में थोड़ा खिंचाव हुआ तो धागा ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लगा। लेकिन अब इस पर वेट नीचे लग ही नहीं रहा है, तो खिंचाव ही नहीं होगा, तो काहे का टेंशन? तो ना तो mg लगेगा ना तो टेंशन लगेगा, तो नेट फोर्स 0 है, तो सिस्टम जैसे है वैसे रहेगा। रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अब एक और सवाल अगर हम पूछ सकते हैं तेरे से कि धरती माता पुल तो छोड़ दी है, ठीक, और हम तेरे को ऐसे ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से फेंक दिए, तो क्या होगा तेरा? v वेलोसिटी से जीवन भर चलता रहेगा ऊपर की तरफ।
escape velocity ना। नहीं, escape वेलोसिटी उसको नहीं बोलते हैं, escape कुछ और बोलते हैं, बताएंगे। ग्रेविटी v वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दे, तेरे पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? फोर्स नहीं लग रहा है तो याद कर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो होता है बेटा, कि जब बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी से चल रहा है तो चल रहा है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं आ सकता। सर इससे यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों आएगा? नहीं आएगा ना, कोई फोर्स ही नहीं तो वाई एक्सेलरेशन। यस, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ही कहने का मेरा मतलब है नेट फोर्स, मतलब वो जीरो नहीं है। यस, किताबों में लिख रहा है एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड का क्या मतलब है? सुन, बैलेंस है, नेट जीरो नहीं है बस, मतलब इधर मेरे से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 2 न्यूटन लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है बट नेट जीरो नहीं है, अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। अब वो मैं लिखा था खाली एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब ये हो गया नेट एक्सटर्नल, बस कुछ ना कुछ है, ठीक है। 10th तक ये लिखता था अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल, मतलब नेट जीरो नहीं होते, अनबैलेंस्ड है वो, ठीक है। तो अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर सवाल शुरू करेंगे, है ना। लिखो जरा, हाँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम फर्स्ट लॉ ऐसे लिख लो ना, एनएलएम फर्स्ट लॉ। बताओ मेरे को कोई, अभी बोल ही दिए हम, फिर भी बताओ कोई। हाँ तुम सही बोली, लेकिन और कोई अच्छे से बोल सकता है। If a body is in motion, then it will be in motion. Or if a body is at rest, then it will be at rest until and unless and क्या बात है, वही तो बोला है तुम भी। कोई और कुछ बोलो भाई। हिंदी बोले क्या? नहीं, An object continues to be in state of rest or motion until or unless। जो हम सुनना चाह रहे हो कोई नहीं बोल रहा है, तुम बोल। मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ, ध्यान सुन। बोला क्या बोला? पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, नो डाउट, पर अगर पार्टिकल मोशन में है, कैसा मोशन में रहेगा वो? कोई फोर्स लग रहा है क्या उस पे? तो जिस वेलोसिटी से उसी वेलोसिटी से रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड भी फिक्स और डायरेक्शन भी फिक्स। अगर पार्टिकल का डायरेक्शन फिक्स है तो कौन सा पाथ पे चल रहा है? स्ट्रेट लाइन। ये सुनना था मेरे को। इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट, it will be in rest, and if a particle is in motion, it will continue to be motion with constant velocity in straight line। ऐसे नहीं है कि कर्व में चलता रहेगा, क्योंकि कर्व में चल रहा है तो नेट फोर्स लग रहा होगा कुछ ना कुछ। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ग्रेविटी जहाँ फ्री है, मतलब स्पेस में ले जा करके तुम अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फेंक देते हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा जीवन भर। बात समझ में आया? नहीं, फिर किसी न किसी ग्रेविटेशनल प्लैनेट के कांटेक्ट में आएगा तो उसको अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, ये होता है। तो ऊपर हवा में मतलब जो स्पेस में जाते हैं वो ऐसे कुछ टॉयलेट वगैरह थूकते उगते कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर तुम थूकोगे तो थूक तुम्हारा उड़ता रहेगा, तेरे मुंह पे ही पड़ेगा एक बार आके। जीरो ग्रेविटी में पानी कैसे पानी ऐसे ऐसे गिरा देते हैं, ऐसे फिर आगे पीते हैं। पानी अगर ऐसे गिरा दिया तो पानी ऐसे हवा में तैर रहा है, हाँ, फिर आगे ऐसे मुंह में लेता है फिर पानी को। हाँ, मतलब अगर तू ऐसे करेगा ना तो बहुत स्लो गिरेगा, क्योंकि उसमें फोर्स लग रहा है नीचे जो पानी गिरेगा। अभी अगर हम लोग बॉटल ऐसे करते हैं बेटा, तो नीचे फोर्स लगता है पानी पे, तब ना नीचे गिरने लगता है। पर वहाँ पे बॉटल ऐसे खोलोगे तो बहुत स्लो रेट में, एकदम कांस्टेंट स्पीड से, मतलब यूँ कह सकते हो कि निकलता है, गिरेगा ही नहीं। पर देखो, नेट फोर्स जीरो का मतलब ये नहीं है ना, सुन लो, नेट फोर्स कहने का मतलब ये थोड़ी मतलब है बेटा कि रेस्ट में रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी तो रह सकता है। तो पानी को अगर हम ऐसे मारेंगे तो थोड़ा तो स्पीड आएगा ना, तो वो स्पीड से आते रहेगा, फिर ऐसा होता है। नहीं, एक ही बात है, ग्रेविटी केवल अर्थ के लिए बात करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग कोई भी दो मास के लिए बात करते हैं, और ग्रेविटी अर्थ का स्पेशल नाम दिया जाता है। इसलिए हम जब स्पेस की बात करें तो हम ग्रेविटेशनल पुल की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। हाँ, तो लिखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट, इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट, it will continue to be in rest. If a particle is at rest, it will continue to be in rest. 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 And if particle is in motion, and if particle is in motion, comma, it will continue to be in motion.
with constant velocity it will be continue in motion, it will be continue in motion with constant velocity in straight line until and unless an unbalanced external force is applied, until and unless an unbalanced external force is applied. इसी को तुम यस तो क्वेश्चन है, जैसे बोतल में अगर हम पानी भरते हैं तो जैसे नीचे आता है, तो उसका फोर्स है बोतल के अंदर, मतलब वही बोतल के अंदर, ठीक है। अकबका मत पहले, मतलब जैसे सांस ले पहले। हाँ अब हाँ बॉटल में पानी भर दिया। हाँ अब बोल। बोतल में पानी भर दिया, हाँ और उसी को हम जहाँ ग्रेविटी नहीं है यानी यस यस वहाँ जब हम उसको बोतल को खोलेंगे तो पानी का जितना भी वॉल्यूम रहेगा सब उड़ जाएगा। उड़ेगा क्या, जहाँ है वहीं रहेगा चुपचाप। जैसे यहाँ पे हम मेरा ग्रेविटी अंदर खींच रहा है, हाँ जैसे उसका जो भी मास होगा पानी का वो खींच रहा है, इसलिए जो पानी है वो बोतल बॉटल के अंदर है यस। हाँ, तो वहाँ पर अब वहाँ पे ले जा करके ऐसे बॉटल खोल देंगे तो उड़ने लग जाएगा, ऐसा तरह सवाल है। अरे तो नीचे पहले से है ना, नीचे पहले से है, धरती माता भी नहीं लगा रही है, ऊपर से भी कोई नहीं लगा, तो जैसा है वैसा रहेगा। अब अचानक से तो बॉटल को ऐसे ऊपर धक्का की तरह देगा तो फिर ऊपर उड़ने लग जाएगा। समझ में आया? और क्या बता रहे थे, हाँ इसी को लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा होगा। लॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट, ऐसे बोलते थे ना, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को मतलब कैलकुलेशन और क्वेश्चन से है। लेकिन कुछ और बात, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आम जीवन में कहाँ देख सकते हैं हम? हाँ हर जगह। कुछ एग्जाम्पल बताओ ना। सबसे पहले तो बस वाला यार, ठीक है। बस में क्या हो रहा है कि जैसे सुनना ध्यान से, मैं रेस्ट में हूँ बाबू, ऐसे ऐसे ऊपर पकड़ के रेस्ट में है चुपचाप, तो मेरा पूरा बस रेस्ट में और मैं भी रेस्ट में हूँ, ठीक। ऐसे रेस्ट में, ब्रेक नहीं मारा, अभी तो चल ही नहीं रहा है, रुका हुआ है बस, तो ब्रेक मार के क्या करेंगे, रुका हुआ है बस अभी। ऐसे पकड़ के हम रखे हुए भाई, ठीक, ऐसे पकड़ के रखे हुए। मेरा पूरा बॉडी रेस्ट में है, पूरा बस रेस्ट में है। अचानक से अगर बस स्टार्ट होके आगे बढ़ा, तो बस आगे बढ़ा तो मेरा पैर कांटेक्ट में है। रुक जाओ, पूरे बात सुनो। मेरा पैर कांटेक्ट में है कि मेरा सर कांटेक्ट में है? पैर कांटेक्ट में है। तो जो कांटेक्ट में रहेगा वो चलना चाहेगा। तो बस आगे बढ़ा तो मेरा पैर आगे बढ़ना चाहा, पर मेरा मुंडी बोला कि हम रुके हैं तो रुके रहेंगे। क्या बोलेगा वो? हम रुके हैं तो रुके रहेंगे जीवन भर। लेकिन पैर क्या बोल रहा है कि चलो आगे बढ़ जा रही है आगे। पैर आगे बढ़ा, मुंडी वहीं रह गया, तो हम ऐसे हो जाते हैं। सर पीछे होता है कि एक्चुअली पैर आगे हो जाता है? सर पीछे होता है, पैर आगे हो जाता है, पर हमको एहसास होता है कि सर पीछे हो गया। इसी तरह से समझ में आया? बस स्टार्ट हो, बस आगे बढ़ा, पैर कांटेक्ट में था, पैर आगे बढ़ा बेटा, लेकिन सर इनर्शिया के कारण रेस्ट में रहा, तो पैर आगे बढ़ गया और हम पीछे हो गए। अब जमीन तो हम आगे करके नहीं दिखा सकते, तुम समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? तो ऐसे हम लोग को जर्क लगता है पीछे की तरफ, ठीक। अब मान ले कि चल रहा है बस और चुपचाप खड़े हैं हम, तो बस भी चल रही है, मेरा पैर कांटेक्ट में, वो भी चल रहा है, सर भी चल रहा है। अब अचानक से बस रुका तो पैर उसके कांटेक्ट में, पैर बोलेगा कि रुक जा भाई, सर बोलेगा कि हम चल रहे थे, चलते रहेंगे जीवन भर। पैर रुका, सर आगे की तरफ चलता रहा, तो आगे की तरफ जर्क खाते हैं। पहला एग्जाम्पल। कोई दिक्कत? दूसरा, अमरूद का पेड़ देखा? हाँ, मान ले आम का पेड़ हो गया जो भी है, मान ले ऐसा पेड़ है बेटा, ठीक। तो कभी तुम लोग ऐसा, अमरूद का पेड़ तो काफ़ी पतला होता है ना, तो कई बार तुम लोग ऐसा करे होगे, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे जोर से हिलाया तो अमरूद गिरने लगता है, ऐसा होता है ना? क्यों होता है ऐसा? ध्यान सुन। अगर तू इसको पकड़ के ऐसे हिलाया, पूरा पेड़ हिला, जो पेड़ से कांटेक्ट में ये जो ब्रांच है, छोटा सा जो डंठल है, वो भी कांटेक्ट में हुआ, तो ये जो डंठल है ना भाई साहब, ये मोशन करने लगे। ये बोला कि हम रुके रहेंगे, अमरूद रुका हुआ है, डंठल मोशन कर गया तो अलग हो जाएगा ना, अलग हो जाता है, अमरूद गिर जाता है टपाक। बात समझ में आ रही है? पेड़ हिला है,
पूरा पेड़ हिला, ये जो डंठल था बोला कि हम तो इसके कांटेक्ट में हम भी आगे जाएंगे, ये जा रहा है मेरा धर्म है, तो ये आगे भागा, अमरुद वहीं पे रह गया तो टूट गया, अमरुद नीचे गिर गया। समझ में आया हैं? क्या है? अगर डंठल मजबूत रहे तो नहीं टूटेगा। हाँ ठीक। क्यों? क्योंकि वो हल्का रहता है, एनर्जिया कम रहता है उसका ना। जैसे तुम लोग में बहुत ज़्यादा एनर्जिया है, हम बोल बोल के मर जाएंगे, पढ़ो 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 पढ़ो, पर तुम नहीं पढ़ते हो, इसका मतलब तुम्हें इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। बोलोगे हम अनपढ़ रहेंगे सर, तो रहेंगे, उखाड़ लीजिए जो उखाड़ना है। तो बहुत ज़्यादा खुद में इनर्शिया रखने की कोशिश नहीं करनी है ना। चेंज होना चाहिए सिचुएशन के साथ साथ, है ना। मास को हल्का नहीं करना चाहिए। इनर्शिया मतलब क्या है? अपना चेंजिंग स्वभाव रखो। चेंजिंग, जैसे मोहब्बतें में बोलता है ना अमिताभ बच्चन कि परिवर्तन मुझे पसंद नहीं, तो बाद में बर्बाद। मोहब्बतें देखा है कि नहीं? अबे तुम लोग कुछ नहीं देखा, तुम लोगों का जीवन खराब हो जाएगा भाई। आज जाके मोहब्बतें देखो, मतलब इतना अच्छा फिल्म है वो यार। ऐश्वर्या राय इतनी बढ़िया लगती है, मर जाती है बेचारी, दुख होता है, पर देखो यार वो फिल्म को। 2.5 घंटा हुआ और क्या तुम लोग नहीं देखी हो? अरे यार मतलब मोहब्बतें ऐसा मूवी है ना कि तुम अगर 25 बार देख ली हो और 26वां बार देखने जाओ तो 26वां बार भी तुम रोओगे। तेरे को सब कहानी पता है, क्या फिल्म है वह, मतलब मजेदार। वीर जारा, वीर जारा, मोहब्बतें हैं। हाँ मोहब्बतें देखो, अच्छा फिल्म है, देखना चाहिए कुछ कुछ फिल्म, पर ऐसा नहीं कि प्यार में पड़ गए हम भी। हाँ कौन सा? किसमें? अमिताभ बच्चन का कोई बेटा ही नहीं रहता है, खाली बेटी रहती है मूवी में ही। ये बागवान का बात कर रहा है बागवान की बात ही कर रहे हैं, मोहब्बतें की बात कर रहे हैं। वैसे क्यों आगे मोहब्बतें में? हाँ परिवर्तन उसको पसंद नहीं रहता है तो बाद में बर्बाद हो जाता है वो। परिवर्तन करना सीखना चाहिए अपने को, है ना। यस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, है ना। हाँ ये समझ में आया एग्जाम्पल। आगे देखो एक और एग्जाम्पल। ठंड के मौसम में रजाई वजाई सब मम्मी लोग बक्सा में रखे रहती है, निकालती है ना ओढ़ने के लिए। हालांकि मम्मी लोग जल्दी निकालती नहीं है, हम लोग को बड़ा मोह आता है कि धो के रखे इतना बढ़िया से। जैसे मेरी माँ खास सुनती तो मेरी माँ अभी 2 छप्पड़ लगाती मेरे को। मेरी माँ ठंड का मौसम आ जाएगा सबके लिए कंबल निकालेगी, खुद के लिए नहीं निकालेगी। उसको ठंड लगता है थोड़ा थोड़ा, पर बोले अभी कहाँ ठंडा है, क्यों मोह लगता है निकालने में कि धोया हुआ है। मान लो कि ठंड बहुत आ गया, रजाई निकालना पड़ा। बेटा जब रजाई निकालोगे देखो बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ा रहता है उसमें, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? गर्दा बोलते हैं ना, गर्दा पड़ा हुआ है, ठीक बोलते हैं, गर्दा उड़ा दिए हैं। हाँ तो गर्दा उड़ाते हैं, तुमको पता होगा। छत पे मम्मी लोग क्या करती है, चूंकि अभी ठंड का मौसम है ना, सॉरी बारिश का मौसम है, तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आ जाता है तो महकने भी लगता है। रजाई ओढ़ोगे शुरुआत में तो अजीब टाइप महकता है वो। तो क्या करते हैं उसको, सबसे पहले छत पे ले जाके मम्मी लोग धूप में सुखाती है ना। और जब धूप पे सुखाती है बेटा, जब वो उठाने वाली होगी ना तो क्या करेगी, डंडा लेके जाएगी और गदा को ऐसे मारेगी। तो क्या होता है, गर्दा बाहर निकलता है, डस्ट बाहर उड़ता है। उसको इंग्लिश में बोलता है डस्टिंग करना। क्या करना? डस्टिंग करना। तो जब डस्टिंग करती है तो ऐसे गर्दा उड़ता है ना। गर्दा क्यों उड़ता है? क्यों मम्मी लोग गर्दा उड़ा देती है? देखो ये समझो, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही आता है। देखो मान लेते ऐसा गर्दा का सरफेस, गर्दा नहीं गद्दा का सरफेस है, रजाई 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 का ऐसा सरफेस है बेटा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे पूरा डस्ट पार्टिकल ऐसे जमा है, यूँ हर जगह ऊपर ऊपर में। अब जैसे डंडा से मारती है मम्मी लोग, ये जो सरफेस होता है रजाई का वो थोड़ा नीचे आ जाता है। थोड़ा सा जैसे नीचे आएगा तो जो गर्दा था वो बोलेगा कि भाई हम रेस्ट में थे, हम हमेशा रेस्ट में रहेंगे। गद्दा का सरफेस नीचे आ गया, पार्टिकल रेस्ट में रह गया तो ऊपर हो गया। जैसे ऊपर हुआ थोड़ा सा भी हवा बाहर उड़ गया। समझ में आया? तो ये भी किस पे डिपेंड करता है बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, कि हम डंडा से मारते हैं, सरफेस नीचे हो जाता है, पार्टिकल जहाँ था वहीं रह जाता है और हवा से फिर वो उड़ जाता है। पॉलिनेशन, फ्लावर वाला जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना, वो फ्लावर का बड़ा डिजाइन बनाना रहता था 10th में। हाँ अच्छा बनाते थे, हमको भी याद है। कोई नहीं, हम लोग कोई मैम पढ़ाती थी बायो, तो हम लोग को अच्छा लगता था।
हम लोग को दोनों मैम भी थी। तुम लोग को क्या लगता है अपोजिट जेंडर से पढ़ना अच्छा होता है या ख़राब होता है? बहुत सारे मतलब लड़का अगर मैम लोग से पढ़े तो ज़्यादा सीखेगा ज़्यादा सीखिएगा कि लड़का मेल टीचर से पढ़ेगा तो ज़्यादा सीखेगा? सीखने से मेरे से नहीं सर, डर से पड़ता सर। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि अपोजिट जेंडर वाले टीचर से लोग ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि अपोजिट जेंडर में लोग ज़्यादा डांटते नहीं हैं। यस जैसे हम तुमको 2 झापड़ लगा सकते हैं, पर लड़कियों को लगाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। यस हाँ सर मैम, हाँ। सर वो नहीं सर, लेकिन लड़की है उनको डर लगता, अपने से भी डर लगता। अगर मैम अच्छा खुल के बात आती नहीं कुछ। कौन मैम लोग? हाँ तुम लोग व्हाट डू यू वांट टू खुल के नहीं बताती है मतलब मतलब कोई चैप्टर स्टार्ट ही ना उबरे उबरे। रहने दे, बोलना नहीं चाहते अब हम। मतलब जनरल बात कर रहे हैं कि अपोजिट जेंडर में लोग ज़्यादा सीख पाते हैं। जैसे मैम लोग जो रहती है थोड़ा मासूम रहती है ना, तो तुम जितना पूछोगे वो बताएगी, पर मेल टीचर लोग उतना बताता नहीं है ज़्यादा। हाँ हम भी मेल ही हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी तो होते हैं। खैर एक मेरी मैम थी, बायो पढ़ाती थी और मैथ्स पढ़ाती थी, दोनों पढ़ाती थी वो। सी इज़ द रीज़न कि हम थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक हुए। बहुत मेहनत करती थी भाई वो, मतलब बहुत मेहनत की है हम लोग पे। प्रियंका मैम, किसका नाम ले लिया तुम? प्रियंका मैम नहीं, कोई और है। खैर ठीक है। गढ़वा गढ़वा हाँ चला है क्या? बढ़ावा तो जान। यहाँ से 250 किलोमीटर 180 किलोमीटर है। ले चलेंगे ले चलेंगे, जब मेरा एंगेजमेंट होगा तो ले चलेंगे। तो जहाँ भी रहोगे बुला लेंगे, डोंट वरी। चलो देखो, ये तीनों एग्जाम्पल याद हो गया। कौन कौन सा देखे बेटा? एक बस वाला, अमरूद का पेड़ वाला और गद्दा और गर्दा वाला। ठीक है, तो ब्रैकेट में बस तीनों नाम लिख लो, बस, अमरूद का पेड़ और रजाई। तुम समझ जाओगे कि बात क्या हुई थी। अब मान ली 11th के एग्जाम में पूछ दिया तो एक्सप्लेन करके लिख देना, बस, रजाई, अमरूद का पेड़, तीनों याद आ जाएगा ना फटाक से। चलो अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के आधार पे कुछ सवाल करते हैं बेटा, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोला कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी अगर 0 रहेगा तो वो जैसा है वैसा रहेगा। रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन मोशन करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम देखते रहना, मेरे पास मोबाइल नहीं है। 4 ही बज रहा है ना, ठीक। चलो आगे सुनो। अब मेनली कैसा सवाल करना है बेटा? इक्विलिब्रियम का, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। लिखो तो थोड़ा। अब आ रहे क्वेश्चंस, अब फिर से क्वेश्चन धड़ाधड़ होगा, साथ में चलने का कोशिश करिएगा। प्रॉब्लम से रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, 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 प्रॉब्लम से रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का कोई मतलब समझा सकते हो मुझे? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, सुने हो कभी? यस, पेरेंट्स बैलेंस्ड में रहना। सर फोर्स का नेट हाँ बिल्कुल। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। इक्विलिब्रियम का मैं मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी 0, ध्यान से सुनना। इक्विलिब्रियम का ये मतलब टीचर डायरेक्टली बोलता है कि पूरा सिस्टम रुका हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी 0 थोड़ी होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है, और अगर वेलोसिटी 0 है तो वो भी तो कांस्टेंट ही है ना। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल क्या याद रखें बेटा? नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 होने से बॉडी कहीं भी एक्सेलरेट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? अगली बात, एक और चीज, बॉडी ऐसा तो हो सकता है ना कि रोटेशन करने लग जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब है ना तो रोटेशन करे ना तो ट्रांसलेशनल मोशन करे, ना तो वो चले ना तो वो घूमे। चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्स, घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है टॉर्क। टॉर्क टॉर्क बॉडी क्यों चलेगा? फोर्स लगेगा तब ना। बॉडी क्यों घूमेगा? टॉर्क लगेगा तब। अब टॉर्क क्या है वो समझाया जाएगा रोटेशन में आने के बाद। अभी बस याद रखना बेटा, ना तो बॉडी चलेगा ना तो घूमेगा। नहीं चलेगा मतलब नेट फोर्स 0, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स 0, और घूम नहीं रहा है मतलब नेट टॉर्क 0। तो इक्विलिब्रियम का 2 मतलब है, फोर्स भी 0 होना चाहिए और टॉर्क भी 0 होना चाहिए।
पर लॉज ऑफ मोशन के लिए घूमने वाली कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम पार्टिकल्स को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं? तो हम यहाँ अगर केवल नेट फोर्स जीरो भी बोले तो काम चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो एंड नेट टॉर्क बराबर जीरो। बट केवल लॉज ऑफ मोशन की अगर बात करें तो हमारे लिए केवल इतना काफ़ी है, क्योंकि टॉर्क जैसा कोई बात नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? लॉज ऑफ मोशन में केवल किसकी बात करेंगे बेटा? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो लिखो जरा, फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन द सिस्टम रिमेन्स जीरो। फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन द सिस्टम रिमेन्स जीरो। फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन द सिस्टम रिमेन्स जीरो। फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन द सिस्टम रिमेन्स जीरो। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम रिमेन्स जीरो। ब्रैकेट में लिख लो एक्सेलरेशन ए बराबर जीरो। ए बराबर जीरो लिखने के बाद ऐसे लिख लेना, ए बराबर जीरो का मतलब क्या होता है बेटा? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी v बराबर जीरो भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? और करके लिख लो, टॉर्क नेट बराबर जीरो। उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि जरूरत नहीं है अभी अपने को। अभी क्या केवल ध्यान में रखना बेटा, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक, अब सवाल करेंगे। टाइम हो गया? कितना बज गया? 25 हो गया। एक सवाल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इधर आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है? एक सरफेस है, इस पे m मास रखा हुआ है। ठीक, आपसे बोला गया बताइए m मास पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए इक्विलिब्रियम के सवालों पे। बोल बेटा, नीचे नीचे वाला सरफेस ऊपर n लगा रहा है, लगा रहा है। बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब नेट ऊपर वाला बराबर नेट नीचे वाला, है ना? सीधा क्या लिख देंगे बेटा? n बराबर mg। n से निकल आया? अब सुनना, m1 मान ले, m2 मान ले। जहाँ जहाँ कांटेक्ट है सारा कांटेक्ट फोर्स बताना है। फटाक से बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। m2 का बोल बेटा, m2g ऊपर में, n1 में या n2 मान लें, चलो n2 मान लेते हैं। नीचे वाले बॉडी पे सबसे पहले n2 लगेगा ना, ये वाला एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इधर m1g बेटा, और नीचे वाला सरफेस भी तो ऊपर धक्का दे रहा होगा, n1 मान ले क्या? चल, अब मुझे पता है सर हमेशा इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट फोर्स जीरो मतलब नेट ऊपर वाला बराबर नेट नीचे वाला। तो यहाँ पे n2 बराबर क्या लिख दें? m2g। n1, अब इसमें भी नेट नीचे कितना है देख, n2 प्लस m1g, और नेट ऊपर में कितना है? n1। n2 तुझे पता है, पुट कर देगा, n1 आ गया क्या? m1g प्लस m2g हो गया बेटा। तो n1 n2 दोनों पता चल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब सुनना थोड़ा एक बात। अच्छा इसको, अच्छा हाँ, ये लेकर के अगर कॉमन लेके करते तो क्या लिख देते थे? m1 प्लस m2g। एक ट्रिक सिखा देते हैं, सुनना अच्छे से। इतना उतार लो, फिर ट्रिक सिखा देते हैं। ये दो क्वेश्चन है। हाँ बेटा, सर n1 वाला बताइए। बताएंगे बताएंगे। कहाँ कहाँ वैलिड है? n1 वाला बताएं। यहाँ पे n1, ये n1 m1g प्लस m2g कैसे हुआ? हाँ। देखो ना, नीचे वाला फोर्स नेट ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। नीचे में कौन कौन सा लग रहा है? n2 प्लस m1g, n2 प्लस m1g। ऊपर में कितना लग रहा है? n1। तो ऊपर वाला नीचे वाला बराबर होना चाहिए बेटा। अब सुन, n2 का वैल्यू तुम निकाल चुके हो ना, m2g। हाँ, उसका वैल्यू बताओ। लगा रहा है तो वही आंसर होगा ना, बस डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। समझ में आया? अगर सरफेस पे अगर हम बना भी देते बेटा, तो इधर क्या दिखाते हैं? n1 दिखाते हैं ना, वो n1 तो निकल चुका है ना, कितना लगा रहा है। ठीक है,
हो गया। देखो यहाँ पे बेटा n1 n2 निकल गया यहाँ पे। अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करता ना तो कैसे करता, m2 का पहले निकाल लेता सिंपल, m2g नीचे लगा करके और n2 ऊपर लगा दिया, तो n2 मुझे दिखाई दे दिया ना, m2g होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब मेरे को अगर यहाँ निकालना होगा ना, तो हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ना बना करके पूरे को सिस्टम मान लेंगे, पूरे को सिस्टम मान M2G वहाँ होगा। M2 अगर मेरे को यहाँ पे नॉर्मल निकालना होगा तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ना बना करके मैं क्या अज्यूम कर लूँगा बेटा, पूरे को सिस्टम। अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लूँगा, ध्यान से सुनना, पूरे को सिस्टम मान लिया तो इसका टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2 हो गया ना। अगर पूरा का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो क्या लिखते, m1 प्लस m2g। अब नीचे वाले पे कौन धक्का दे रहा है, केवल सरफेस ऊपर की तरफ जिसको n1 मान रहे हो, तो सीधा क्या लिख देते, n1 बराबर m1 प्लस m2g। तो सिस्टम मान नहीं, नीचे वाला का बनाना है तो सीधा सिस्टम मान ले। तीनों अगर ये, हाँ वही बता रहे, अगर ये समझ में आ गया होगा ना तो फटाक से आंसर बताना सब, ध्यान से देखना। अगर ऐसा रहेगा, तीन ब्लॉक मान लेते हैं, रुक जा, यहाँ m1 m2 m3, तो बता बेटा इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन रहा होगा वो कितना रहा होगा, सोच। अगर केवल इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो m1g ऊपर में n1 मान लेते तो n1 कितना होना चाहिए था, m1g होता क्या, सबको दिखाई दे रहा है बेटा। अगर मुझे यहाँ पे नॉर्मल निकालना होगा ना तो मैं इन दोनों को सिस्टम मान लेता, इन दोनों को सिस्टम मान लेता तो कितना हो जाता है, m1 प्लस m2g नीचे, और ये सरफेस ऊपर धक्का दे रहा था n2 से, तो सीधा n2 क्या लिख देते हैं, m1 प्लस m2g। तो यहाँ पे एक मिनट, m1 प्लस m2g। हाँ बोल, क्या बोल रहा है बाबू, देख इस बॉडी को रेस्ट में रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम है, तो m1g नीचे लग रहा है, ऊपर में कितना लग रहा होगा कि m1g बैलेंस कर दे, m1g समझ में आ रहा है ना, तो n1 बराबर m1g हो गया। अब मुझे अगर इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकालना होगा ना तो मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूंगा, इन दोनों को जैसे ही मैं सिस्टम माना, रुको, ये दोनों का नेट mg कितना लगा, m1 प्लस m2g, तो ऊपर में कितना लगा होगा कि चुपचाप रुका रहा होगा, m1 प्लस m2g, तो सीधा हम लगा देंगे m1 प्लस m2g। वैसे ही बेटा अगर मुझे यहाँ पे निकालना होगा तो पूरे सिस्टम मान लेंगे, तो पूरा का कितना है नीचे, m1 प्लस m2 प्लस m3g, तो सरफेस कितना लगा रहा होगा कि रुका रहेगा, m1 प्लस सारा लिख दे, मतलब बात समझ में आ रहा है। ऐसे पर इजी है सर, इसका राइट डायरेक्टली तुम लिख सकते हो, यस मतलब देख करके, तो थोड़ा सा बुद्धि लगा करके, और नहीं तो फिर तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशन लिखो, वैसे डायरेक्टली दिखता है। क्या समझ में आ रहा है, उतार ले, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, हम फिर से बना देंगे अलग से, हो जाएगा ना। अब डेटा के साथ दे दे रहे हैं एक सवाल, फिर से बताएं। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो नीचे m1g लग रहा है, ये सरफेस ऊपर n1 से धक्का देता तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला लिखते, तो n1 बराबर क्या लिख देते, कोई दिक्कत। अब मैं इन दोनों को सिस्टम मान ले रहा हूँ, m1 और m2 को, तो m1 और m2 को सिस्टम मान लिया तो नीचे कितना लगेगा, m1 प्लस m2g। इन दोनों को संभाल करके रखा हुआ है ना ये सरफेस, तो ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा, इतना ही लगा, तभी तो रोक के रखा होगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, m1 प्लस m2g। अगर हम यहाँ पे निकालना है बेटा तो इन तीनों को सिस्टम मान लेते हैं, पूरा के नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3g हो जाता, तो इन तीनों का जो फोर्स है m1 प्लस m2 प्लस m3g, उसको तो नीचे वाला सरफेस संभाल के रखा है ना, तो कितना लगा था कि रेस्ट में रहता, उतना ही लगा था m1 प्लस m2 प्लस m3g। समझ में आ रहा है। वैसे तुम अलग अलग भी करोगे तो आएगा आंसर, लेकिन इससे शॉर्ट होता है। रुको रुको, ये वाला लिख के बताओ, हो गया। देख बता दो तो फटाक से इसका डेटा के साथ, जी का वैल्यू 10 लोगे तो बता बेटा यहाँ पे नॉर्मल कितना आएगा, पक्का। mg मतलब 1 × g मतलब 10 ना, यहाँ पे नॉर्मल
दिख रहा है सबको? 30 न्यूटन। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे यहाँ पे कितना होता है? 3 2 5 1 6 60 दिख रहा था। 6G मतलब 60, तो ऊपर कितना लगाएगा कि रुका रहेगा? 60। तो सबका आ गया। समझ में आ रहा है? तो तुमको बार बार अलग का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया, सब दिखता है फटाफट। बात समझ में आ रहा है? और अगर ना भी दिखे तो आप अलग अलग बना लीजिए, हो जाएगा सबका। ठीक, जाइए अब आज के लिए बंद कर दो रिकॉर्डिंग।